कल हम लोगों को कौन सा चैप्टर स्टार्ट हुआ था बेटा? बोलो मैं। कल हम लोगों का चैप्टर एक खत्म हुआ था ना, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। कितने बच्चे ऐसे हैं जिसमें जिन्होंने क्वेश्चन लगाए थे यहाँ से जाके? और लगाए? बड़ा हाथ खड़ा करो। कम लगाए थे क्या? और किस से लगाए थे? अच्छा, और सही बच्चे क्वेश्चन में लगा रहे हैं बेटा? नीट का एग्जाम नहीं देना है आप लोगों को? देना है तो देना है, फिर क्वेश्चन लगाओ बेटा। ऐसे काम थोड़ा चलेगा। आप लोग क्वेश्चन अगर ना लगा रहे हो तो आप अपने आप से बच रहे हो बहुत ज्यादा। क्या कर रहा है? सीधे बैठ। क्वेश्चन न लगाने का मतलब है कि आप लोग कहाँ भाग रहे हो, दूर भाग रहे हो। और क्वेश्चन लगाओगे तभी बेटा आपको समझ में आएगा कि सिलेबस कहाँ से पूछा जाता है और क्वेश्चन कैसे करके लगाए जाते हैं। जब तक आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप कितनी भी बार पढ़ लेना, बायोलॉजी पढ़ लेना, फिजिक्स पढ़ लेना, चाहे केमिस्ट्री पढ़ लेना, आप लोगों का कोई फायदा नहीं है। अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं तो आप लोग किताब कितनी बार पढ़ लेना, लेकिन जब तक आपको क्वेश्चन लगाने का आइडिया नहीं आएगा तब तक आप लोगों का कोई फायदा नहीं है किताब को पढ़ने का। और क्वेश्चन लगाने से बहुत ज़्यादा चीज़ें हमारी सेटिस्फाई होती हैं कि हमने जो पढ़ा है क्या वो सही है, या जो सर ने पढ़ा रहे हैं वो सही है, सब कुछ फंस रहा है नहीं फंस रहा है। या दूसरी बात है कि क्वेश्चन का आंसर कैसे जल्दी से जल्दी लगाएं, ये भी एक तरीका होता है। सही है। और वो कब आएगा? जब आप क्वेश्चन लगाओगे। जब तक आप क्वेश्चन नहीं लगाओगे तब तक आपको ये तरीका नहीं आएगा। और मैं ये कहूँगा कि आप लोग बेटा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाओ। मैं तो चाहूँगा कि हर चैप्टर के लगभग मिनिमम आप 200 क्वेश्चन तो लगाओ 200 क्वेश्चन। और आपने वही 200 क्वेश्चन अगर 2 बार लगा लिए अपने आप से, तो इसका मतलब यह है कि वो आपका चैप्टर लगभग कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपके 10-5 क्वेश्चन गलत होने के अलावा क्वेश्चन गलत नहीं हो रहे हैं तो। क्लियर? 5-10 क्वेश्चन हो जाते हैं बच्चों से, मुझे पता है आप जल्दबाजी करते हो, पता होता है आंसर, लेकिन आप लोग गलत कर देते हो। बाद में क्या होता है कि पता लगता है यार जो सही था हमें पता भी था। ठीक है। क्वेश्चन लगाने का तरीका क्या है, मैंने कई बार बताया। कभी किताब पे चिता होती मत किया करो, क्वेश्चन वाली किताब सामने रखा करो और सामने अपने कॉपी रखा करो, और कॉपी पे 1 का ए, 2 का सी या 3 का डी है वो पूरा करके पहले, इसके बाद आंसर की से चेक किया करो। जो क्वेश्चन गलत हैं उनको फिर एनसीईआरटी में जाके देखा करो कि उनके आंसर हैं कहाँ पे। अगर उनके आंसर एनसीईआरटी में नहीं है तो उस क्वेश्चन को छोड़ दो, और अगर एनसीईआरटी में है और आपको पता नहीं है तो इसका मतलब वो टॉपिक ही दोबारा अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, एक बार वो टॉपिक पूरा अच्छे से पढ़ लो कि वो क्वेश्चन गलत हमारा क्यों हुआ। और ये काम आप लोगों को हर चैप्टर में अच्छे से करना होगा। अगर आपने नहीं किया है तो इसका मतलब आप बहुत गलती कर रहे हो अपने साथ। ठीक है। और खाली पढ़ने से कुछ नहीं होगा कि आप सोचो हम पढ़ लें बस याद कर लें। क्वेश्चन भी आपको लगाने होंगे, और क्वेश्चन लगाने नहीं होंगे, आपको एक स्पीड भी बनानी होगी कि मैं कितने क्वेश्चन कितनी देर में लगा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि आप लोग 50 क्वेश्चन लेके बैठे हो, पूरी रात कर दिया आपने और 50 क्वेश्चन सही कर लिया, वहाँ बहुत तुलना वहाँ कर रहे हो कि हम तो बहुत धुआंधार हैं। 50 क्वेश्चन में एक भी गलत नहीं हुआ, लेकिन आपको घंटे कितने लग गए? पूरी रात ही लग गई। आप लोग एक टाइम बना के बैठा करो, 1 घंटे में मिनिमम बायोलॉजी के आप लोग इतनी प्रैक्टिस कर लो कि मैं 90 क्वेश्चन तो लगाई हूँ 1 घंटा में। सही है। ज़्यादा नहीं, ज़्यादा तेज भी नहीं, ज़्यादा हल्के भी नहीं। 1 घंटा में आप कोशिश किया करो कि मैं 90 क्वेश्चन को एक बार देख लूँ अच्छे से। इतना आपका प्रैक्टिस होना चाहिए। तो ये सब क्वेश्चन लगाने का आपको तरीका पता होना चाहिए, तभी आप लोग कुछ आगे बढ़ पाओगे। वरना देखो आप लोगों को आता है इससे मतलब नहीं है, आप लोगों की स्पीड क्या है वो भी डिपेंड करता है। वरना अगर आपको बायोलॉजी आती है, केमिस्ट्री आती है, फिजिक्स आती है, कोई सब्जेक्ट नहीं आता है तो आपके सब छूट जाएगा। उसका बता रहा हूँ, उसमें फिर करोगे जय श्री राम जय हनुमान। ठीक है, क्योंकि इसके अलावा ऑप्शन कुछ नहीं बचता है। और मैं गारंटी कर रहा हूँ 70% बच्चे आके यही कहते हैं सर टाइम नहीं बचा, वरना क्वेश्चन तो हम बहुत कर देते सॉल्व। उनका क्या होता है, बायोलॉजी पूरे 2 घंटे निकाल देते हैं, इसके बाद आधा घंटा पौना घंटा केमिस्ट्री निकाल देते हैं, और जब देखते हैं घड़ी अरे 10 मिनट बचे, अब तो फिजिक्स पूरी बची है। फिर सोचते हैं कि जो क्वेश्चन आ रहा है वो भी गलत, तो जो नहीं आ रहा है वो भी गलत। तो एक स्पीड भी आपको बनानी है। सही है, स्पीड मेंटेन करना है। आप लोग कुछ 100 क्वेश्चन चूज किया करो और उनके लिए टाइम रखा करो 1 घंटा बस। 1 घंटा 10 मिनट है, 1 घंटा बस। चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो, एक बार गलती होगी, 2 बार होगी, अब लगातार वही काम करोगे तो उसके बाद नहीं होगी। और अगर कोई बच्चा ऐसा है कि 1 घंटे में वो 90 क्वेश्चन तक पहुंच ही नहीं पा रहा है, तो इसका मतलब फिर अपना IQ लेवल और बढ़ाओ और थोड़ी देर किताब और ज़्यादा अपनी टाइमिंग बढ़ाओ। और अगर ये कर पा रहे हो तो इसका मतलब फिर सही हो आपको। ठीक है, तो ये सब चीज़ ध्यान रखो। तो
हम लोगों ने कल सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन चैप्टर खत्म किया था। किसी बच्चे को क्वेश्चन तो नहीं है जो मुझसे पूछना हो? किसी का कोई डाउट तो नहीं है अभी तक? बताओ। जब पढ़ी नहीं पढ़ोगे नहीं डाउट कहाँ से होगा? क्वेश्चन लगाओ बेटा, पढ़ाई करो अच्छे से, ठीक है। दूसरा, अब बताओ आप लोग, देखो आप लोगों का जो अकॉर्डिंग टू वो शेड्यूल आप लोगों का चैप्टर है वो तो डिलीट है, ठीक है, उसे पढ़ने से कोई फायदा नहीं है हमारा। आप लोग ये बताओ आप चैप्टर कौन से स्टार्ट करें? बायोमोलिक्यूल्स। चलो ठीक है, सब लोग के कॉपी निकालो, किताब निकालो, हम पढ़ते हैं बायोमोलिक्यूल्स। क्या पढ़ते हैं बेटा? निकाल लिया किताब? पहले आप लोग ये बताओ बायोमोलिक्यूल्स का मतलब क्या है, हम लोग क्या समझते हैं बायोमोलिक्यूल्स से? चैप्टर पढ़ेंगे, केमिस्ट्री का भी चैप्टर है ये। आपको थोड़ा सा केमिस्ट्री आना चाहिए, मुझे तो नहीं आता है, लेकिन आप लोगों को आती होगी, मुझे विश्वास है पूरा। इतना तो आती होगी कि बायोलॉजी का बायोमोलिक्यूल्स पढ़ो आराम से, है इतना तो आना चाहिए। बकाया मैं आपको बायोलॉजी के तरीके से बायोमोलिक्यूल्स बहुत अच्छा पढ़ाऊंगा, लेकिन अगर आप कहोगे सर ये वाला स्ट्रक्चर कैसे बना, यहाँ कार्बन की बैलेंसी क्या होगी, तो वो मुझे इतनी नहीं आती है, ठीक है। लेकिन काम चलाऊ आती है, जैसे मैंने करा था वैसे मैं आपको बता दूंगा। मैं पूरा एक पेज है उसमें, जिसमें जो कंपाउंड बहुत ज़्यादा हैं, जिसमें वो मैं तरीका बताऊंगा बहुत अच्छे से, ठीक है, टेंशन ना लो उसकी। देखो सबसे पहले हम लोग बायोमोलिक्यूल्स पढ़ते हैं, चैप्टर बहुत आसान है अगर देखा जाए तो। बच्चे पता नहीं कठिन क्यों बना लेते हैं इसको। सबसे पहले ये बताओ बायोमोलिक्यूल्स का मतलब क्या है? बायो का मतलब क्या होता है? बायो का मतलब क्या है जो हम बायोलॉजी पढ़ते हैं, और मॉलिक्यूल्स का मतलब मैं बोल सकता हूं कि ऐसे मॉलिक्यूल जिससे लिविंग बॉडी बनी हो, सिंपल भाषा में, ठीक है। कौन से? ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनसे लिविंग बॉडी। बेटा आप लोग बताओ, आपकी बॉडी सेल से बनी है, हम लोग ये कहते हैं, हम लोग कहते हैं कि हमारी बॉडी किससे बनी है? सेल से। और मैं ये बोल सकता हूँ कि सेल जो होती है हमारी स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। लेकिन अगर मैं आपसे ये कह दूं कि सेल भी तो किसी से बनी है, सेल भी तो किसी से बनी होगी। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि ईंट, ये जो ये पूरा बिल्डिंग है ये ईंटों से बना है, तो ईंट भी तो किसी से बनी है। उसमें ईंट को बनाने में कौन कौन से मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होंगे, सही है, उन सबको हम क्या बोल सकते हैं? अब यहाँ तो मैं कुछ और बोलूँगा, इनऑर्गेनिक बोल सकता हूँ, लेकिन हम लोग अगर बायोमोलिक्यूल्स की बात करें। अच्छा आप लोग ये बताओ, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक समझते हो क्या होता है? अब मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा, ठीक है, सब बच्चे नहीं बताएंगे, कुछ को पता भी होगा, सही है। ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्योंकि मैं यहाँ बोलूंगा ना भी कि हमारी जो लिविंग बॉडी बनी होती है वो किससे बनी होती है? ऑर्गेनिक कंपाउंड से। सबसे पहले मैं कुछ बच्चों से पूछ रहा हूँ, ऑर्गेनिक कंपाउंड में और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या डिफरेंस होता है खाली? बेटा आप बताओ, आपका नाम क्या है? हाँ क्या नाम है? सृष्टि। हाँ बताओ सृष्टि, बताओ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में क्या डिफरेंस होता है? और इनऑर्गेनिक, हाँ हैं? नहीं बताओ तो दिक्कत मत है, मैं बताऊंगा अभी, चैप्टर स्टार्ट किया है, लेकिन मैं पूछना चाह रहा हूँ केमिस्ट्री आपको कितना आती है, ये पूछना चाह रहा हूँ थोड़ा सा। ये आपने केमिस्ट्री को पता होगा, दो पार्ट में डिवाइड, तीन पार्ट में होती है, दो पार्ट होते हैं उसके, एक होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, होती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। इतनी केमिस्ट्री मुझे खैर आती है, मुझे लग रहा है तुम्हें मुझसे भी कम आती है। आप में से बातें मत करो बेटा। तो हम खाली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं, इनऑर्गेनिक क्या पढ़ते हैं, जो कंपाउंड होते हैं निकल पढ़ते हैं। तो मैं ये पूछ रहा हूँ खाली ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड डिफरेंस क्या होते हैं? उससे लेफ्ट साइड में राइट साइड में कमेंट है अंशिका, हाँ आप बताओ। ऑर्गेनिक कंपाउंड रिएक्शन होती है, इनऑर्गेनिक नहीं होती है। अब ये सही बोल रही है, ये भी मैं पूछूंगा, मुझे नहीं पता ये बात, क्योंकि केमिस्ट्री में पढ़ता ही नहीं। तुम बताओ, ये प्रियांशी तुम बताओ, तुम बताओ, नहीं पता है? चलो अब कौन बताएगा? लुबना बताएगी, बताओ बेटा, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या डिफरेंस होता है? हाँ ये बात है खाली, बस ये नहीं है कि रिएक्शन नहीं होती है। ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं, और इनऑर्गेनिक कैसे होते हैं? विदाउट कार्बन के। आप लोग केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हो? कार्बन ही तो पढ़ते हो पूरा,
और इनऑर्गेनिक में कहीं कार्बन का जिक्र हुआ है? नहीं हुआ है। तो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड को क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लियर हुआ? तो बेटा यहाँ पे मैं सिंपल भाषा में बोलूंगा, अगर बायोमोलिक्यूल्स हम बोल सकते हैं, किसे बोलते हैं? तो हम बोल सकते हैं ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिससे कोई लिविंग बॉडी बनी हो। क्या बनी हो? लिविंग बॉडी बनी हो, यानी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, उनसे क्या बनी हो? लिविंग बॉडी। और उसको हम लोग उन सबको क्या बोलते हैं? बायोमोलिक्यूल्स। क्या बोलते हैं? अब बेटा सबसे पहला तरीका, आप लोग कभी आराम से टेंशन ना लिया करो, बायोलॉजी पढ़ रहे हो, मुझसे पढ़ रहे हो, तो आप लोगों को कोई टेंशन नहीं होगी, ठीक है? छोटी छोटी चीजें बताऊंगा, लेकिन आप लोगों को इतनी छोटी चीजें पहले से नहीं पता है तो फिर तो मैं थोड़ा सा वो हो जाऊंगा ना, डाउटफुल। चलो ठीक है, क्योंकि आप बायोमोलिक्यूल्स पढ़ रहे हो, थोड़ी केमिस्ट्री की हम लोग बात करते रहेंगे साथ, ठीक है? इसके बाद मैं आपसे पूछूंगा कि बेटा जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? एक होते हैं जिन्हें बोलते हैं माइक्रोमोलिक्यूल्स और एक होते हैं जिन्हें बोलते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, अगर मुझे कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड देखना है कि हमारी बॉडी में कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, तो आप लोग क्या तरीका हो सकता है? भाई यही होता है कि तुम कोई लिविंग पीस लो, लिविंग कोई पीस लो और उसको क्या करो, उसी को देखो, उसके अंदर एनालाइज करो कि कौन कौन से कंपाउंड है, वही तो होते हैं, ठीक है? अब आपको ये पता होगा कि हमारी बॉडी जो बनी है बेसिकली, मैं हर बार ये बोलता हूँ कि प्रोटीन से बनी है। किससे बनी है? प्रोटीन से बनी है। आपकी बॉडी में न्यूक्लिक एसिड है, आपकी बॉडी में लिपिड है, आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसेकेराइड जिसे बोलते हैं, इन सभी से तो बनी है आपकी बॉडी। तो मैं सिंपल भाषा में बोल सकता हूँ कि जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं बेटा? दो। एक टाइप के होते हैं जिन्हें बोलते हैं माइक्रोमोलिक्यूल और एक टाइप के होते हैं जिन्हें बोलते हैं मैक्रोमोलिक्यूल। सही है? मैक्रो का मतलब समझ में आ रहा है? मैक्रो का मतलब हो सकता है लार्ज और माइक्रो का मतलब क्या हो सकता है? स्मॉल। अब देखो, साइंटिस्ट ने यहाँ पे दो तीन तरीके बताए हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं कौन होता है माइक्रोमोलिक्यूल्स और कौन हो सकता है मैक्रोमोलिक्यूल्स। जैसे एक तरीका तो यह है, अगर किसी का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है अगर वो 1000 डाल्टन से कम है, कितना है बेटा? अगर 1000 डाल्टन से कम है तो वो क्या होते हैं? माइक्रोमोलिक्यूल। क्या होते हैं? और अगर किसी का 1000 डाल्टन से ज्यादा है मॉलिक्यूलर वेट तो वो क्या होते हैं? मैक्रोमोलिक्यूल। पहली बात, ठीक है? यहाँ पे एक एक्सेप्शन केस है, इसका नाम है लिपिड। क्या है? लिपिड का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 700 डाल्टन होता है, लेकिन अभी मैं बताऊंगा वो इनसॉल्युबल पूल में आता है, इसीलिए उसको बोलते हैं क्या? मैक्रोमोलिक्यूल। क्लियर? दूसरा साइंटिस्ट ने ये कहा था कि तुम कोई लीवर या लीफ का कोई पीस लो, उसको ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में क्या करो? मिलाओ, पेस्ट टाइप बना लो, और ये क्या लो? कपड़ा। क्या लो? कॉटन का कपड़ा लो, और कॉटन का कपड़ा लेने के बाद आप फिल्टर करो। अगर जो फिल्ट्रेट हो रहा है उसे बोलेंगे माइक्रोमोलिक्यूल, और जो फिल्ट्रेट नहीं होंगे जिसे बोलते हैं रिटेनेंट, वो उन्हें क्या बोलेंगे? मैक्रोमोलिक्यूल। जो फिल्टर हो जाते हैं उसे बोलते हैं एसिड सॉल्युबल पूल, और जो फिल्टर नहीं होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? एसिड इनसॉल्युबल। ये क्लियर हुआ? स्टार्टिंग में तो हम लोग ये पढ़ेंगे, ठीक है? इसके बाद अगर हमें माइक्रोमोलिक्यूल्स की बात करूं, पहले थोड़ा लिखती आपको समझा रहा हूं, ठीक है? देखो, हम लोगों ने जो चैप्टर स्टार्ट किया है बेटा वो कौन सा है? बायोमोलिक्यूल्स। मैंने कहा था बायोमोलिक्यूल्स वो होते हैं जिनसे लिविंग बॉडी बनी होती है। क्लियर हुआ? अगर बायोमोलिक्यूल्स की बात करें तो बेटा मैंने कितने टाइप के बताए हैं? दो टाइप के। एक कौन से होते हैं? माइक्रोमोलिक्यूल, और एक कौन से होते हैं बेटा? मैक्रोमोलिक्यूल। अब यहाँ पे देखो, हम लोग कैसे पता लगाएंगे कौन से माइक्रोमोलिक्यूल होते हैं और कौन से मैक्रोमोलिक्यूल होते हैं? यहाँ पे तुम क्या करो, अभी ये पहले आप लोग ऐसा करो, कोई क्या लो, लीवर का भी एक पीस लो। क्या लो? लीवर लो, लीवर का टुकड़ा ले लो या लीफ ले लो, कोई लिविंग टिश्यू ले लो। लिविंग टिश्यू लिख दो, तब कोई दिक्कत नहीं है। और इसको बेटा क्या बनाओ? सिलरी फॉर्म बनाओ। क्या बनाओ? सिलरी फॉर्म जानते हो क्या होता है? हैं? कैसा फॉर्म? पेस्ट टाइप का। और कैसे बनेगी ये? तो इसमें ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड को क्या करो? मिला दो, ठीक है? और सिलरी फॉर्म को क्या करो तुम? एक तो ऐसा होगा, एक कॉटन का कपड़ा लो। क्या लो? कॉटन क्लोथ। ये क्लियर हुआ आपको? इतना क्लियर है? और इसके बाद बेटा एक तो ऐसी होंगी चीजें, क्या होंगी? फिल्ट्रेट। क्या होंगी? और ये कैसी होंगी? जो रिटेनेंट, यानी कि जो फिल्ट्रेट नहीं होंगी, रिटेनेंट। सही है? जो फिल्टर हो जाएंगी उनको बोलेंगे क्या? एसिड
सॉल्वेबल पूल, सही है। और जो फिल्टर नहीं होंगे उन्हें क्या बोलेंगे बेटा? एसिड इनसॉल्युबल पूल। ये बात समझे आप लोग? जो फिल्टर हो जाएंगी उनको बोलते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं बेटा? माइक्रो मॉलिक्यूल। और जो रिटेनेंट बची उन्हें क्या बोलते हैं? मैक्रो मॉलिक्यूल। ठीक है। दूसरी तरीका देखो, मैंने कहा था जिसका मॉलिक्यूलर वेट, क्या बेटा? मॉलिक्यूलर वेट 1000 डाल्टन से क्या हो? 1000 डाल्टन से कम हो। तो उन्हें क्या बोलते हैं? माइक्रो। और जिसका बेटा मॉलिक्यूलर वेट 1000 डाल्टन से क्या हो? ज्यादा होने क्या बोलते हैं? मैक्रो मॉलिक्यूल। दो तरीके पता लग गए। तीसरा सुनो, यहां से क्वेश्चन आया था नीट में, यहीं से। अगर मैं तरीका बताऊं आपको तो माइक्रो मॉलिक्यूल्स को कैसे पहचान सकते हो? देखो, प्रोटीन किससे बना होता है? अमाइनो एसिड से। किससे बना होता है? तो बेटा जो अमाइनो एसिड होगा वो क्या होगा? माइक्रो मॉलिक्यूल। क्या होता है? और अमाइनो एसिड से क्या बनता है? प्रोटीन। तो प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन क्या होता है बेटा? मैक्रो मॉलिक्यूल। क्या होता है? इसके बाद अगर दूसरी बात करें फैटी एसिड, क्या बात करें? फैटी एसिड से क्या बना होता है बताओ? लिपिड। क्या बना होता है? तो फैटी एसिड किस में आएगा? माइक्रो मॉलिक्यूल में। और लिपिड किस में आएगा? मैक्रो मॉलिक्यूल में। इसके बाद आप लोग बताओ मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड का मतलब क्या होता है? सिंगल शुगर, जैसे ग्लूकोज हो गया, तो वो किस में आएगा? माइक्रो में। यानी कि बोल सकता हूं मोनो सैकेराइड। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आ रहा है मोनोसैकेराइड क्या है, टेंशन ना लो, इस चैप्टर में पढ़ेंगे हम डिटेल में। तो और बेटा इसमें क्या आएगा बताओ? पॉलीसैकेराइड। कोई बच्चा बताएगा पॉलीसैकेराइड का एग्जांपल? क्या जी? हाँ, इन्हें और बताओ। सेलुलोज, ग्लाइकोजन, सब क्या है? पॉलीसैकेराइड। इसके बाद और देखो, अगर हम बेटा यहाँ पे बात करें नाइट्रोजनस बेस की, किसकी बात करें? तो वो किस में आ जाएगा? माइक्रो में। और न्यूक्लिक एसिड किस में आ जाएगा? मैक्रो में। और ये न्यूक्लिक एसिड किस में आ जाएगा? यानी कि मैं ऐसे नहीं सोच सकता हूँ कि जो मोनोमर यूनिट होती हैं वो माइक्रो मॉलिक्यूल हो सकते हैं, और जो उससे मतलब मोनोमर से जब मिलके बना होता है पॉलीमर, वो क्या होते हैं? सब मैक्रो मॉलिक्यूल। ऐसे हो सकता हूँ तो मैं। तो आप लोग माइक्रो मैक्रो समझे क्या होता है? एक बार बेटा ये ऐसे करके बना दो आप लोग, क्योंकि आपकी किताब में है नहीं बना हुआ, तो आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। चलो हमारा चैप्टर हो जाएगा, ठीक है, ये वाली भी हो जाएगा, फिर हम कंटिन्यू चलेंगे, ठीक है। और इसके बाद हम लोग कौन चैप्टर पढ़ेंगे? डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। इधर बच्चे लिख के कंप्लीट बैठे हैं, बहुत तेज, ठीक है, समझ गया। अच्छा, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड का फार्मूला याद है क्या? CCl3COOH, ये होता है। हाँ, आप लोग मेहनत कर रहे हो? बच्ची कम क्यों आना है? और बच्ची कहाँ भाग गए? क्या? कहाँ चले गए थे? नैनीताल।
बेटा आप लोग खूब मेहनत करो अभी, ये आपका पढ़ाई का टाइम है अभी, ठीक है? पढ़ाई पे फोकस करो बहुत अच्छे से। फिर आपका मई में पेपर होगा और रिजल्ट आपके हाथ में आ जाएगा, ठीक है? आपने कितनी मेहनत की है, सही है? आप लोग नोट्स बना रहे हो साथ साथ हैं? सब लोग बना रहे हो? बेटा कॉपी चेक करूंगा, ध्यान रखना। बता देना एक दिन पहले लेके नहीं आते हैं। हाँ वो बता दूंगा, मैं बनाते रहना, ठीक है? बनाते रहना। अच्छा। बना हुआ है वो ग्रुप में एक दिन मैं वो छुट्टी पड़ी थी, इससे एक दिन बाद किसी ने मैसेज किया था वो लड़की वाले ग्रुप में। आरू कौन है? आरू कौन? सर वो आई नहीं है, छोटी बहुत ठीक है। कौन? तो पूछ रहा पहले आ रही है जिसे पानी में डाल दिया। इसका नाम पे AARU लिखा हुआ है। वही है क्लास में पानी। अरे मुझे नहीं पता क्लास में कौन है। वो पता है ग्रुप में ऐसे बच्चे होते हैं, फिर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो ग्रुप में पता है क्या कर रहे थे? किस तरह आपने बताया नोट्स कैसे बनाए? मैं यहाँ पे 1000 बार चीज कर बताता हूँ, मतलब एक बार कॉपी से चेक करते वो बच्चों की, और उसे अभी यही नहीं बताया कि नोट्स का आपने बताया कहाँ है। वो कह रही नोट्स भेजो हमें, कमाल है। कहते हैं वो भी ग्रुप में, मतलब सब देखते हैं वहाँ पे, सब पोस्टमार्टम देखे सब लोग हैं वहाँ पे सही बातें किया करो ना बैठ के, या तो ऐसी बात करो ना जो जायज हो, मतलब जो हो मुझे पता हो। मतलब मैंने 10 बार बोल चुका हूँ मेरे नोट्स कैसे बनाने हैं, सब बता चुका हूँ। मैं यहाँ पे भी कह रहा था बनवाने के लिए, लेकिन आप लोग खुद बोले टाइम वेस्ट होगा, ठीक है? और फिर भी उसमें लिख रहा है ग्रुप में कि ये नोट्स कैसे बनाने हैं। फिर मैंने रिप्लाई नहीं दिया, मैंने कमाल है ऐसे होते। तो मैं मुझे कल ध्यान नहीं रहा, मैं सोच रहा था जिस दिन कोचिंग वो ऑन होगी सबसे पहले मैं पूछूंगा वो लड़की कौन है। मैं उससे ये कहूंगा कि तुम आती कितना हो यहाँ कोचिंग, पहले ये बताओ। दूसरी बात तो नोट्स के लिए कह रही थी, और दूसरा क्या है, जितने बच्चे रोज आते होंगे मुझे 100% पता है उनके पास मैंने 10 बार बताया कि नोट्स आपको कैसे बनाने हैं। मैंने कहा था बेटा सबको, मैंने पहली बार तो PDF सेंड कर दी है लगभग सब बच्चों के पास होगी, और मैंने कहा था घर पे बैठ के अपने हाथ से आराम से बनाते रहो, समझ रहे हो? अपने आप से अपनी राइटिंग में जो आपको सही लगे वो। क्या अब मैं यहाँ पे लिखवाऊंगा तो आप लोग लिखते ही रहोगे पूरे घंटे भर, समझो क्या बताओ? और मैं फिर भी कुछ ना कुछ चीजें मुझे लगता है वो लिखवा देता हूँ आपको। तो आप लोग एक कॉपी बनाते रहो साथ साथ। नोट्स का मतलब ये नहीं कि मैं चेक करूंगा आपका या उसमें वेरी गुड दूंगा लिख के। नोट्स का मतलब है सिंपल सा कि आपकी लैंग्वेज में हर चैप्टर के बारे में स्मार्ट वर्क होना चाहिए बस। कुछ ना मैंने आपको एग्जाम्पल लिख लो, अगर आपको ज्यादा पता है तो कुछ ना कुछ आप लिखते रहो चैप्टर के बारे में, जिससे कभी भी बेटा कोई कॉपी चेक करने आए तो आप बता दो कि सबने एक कॉपी बनवाई है। समझ गए आप लोग? इसलिए मैं बोल रहा हूँ। चलो ये लिख दिया सब लोगों ने, तो आप लोग बताओ अब बातें मत करो। अब मैं वहां पे मैं क्या बोलता, मैंने कहा ग्रुप चल रहा है, अब ग्रुप में ये कैसे बोल सकता हूँ कि तुम कितनी बार आई हो, और फिर ऐसे बच्चों को पता नहीं होता रिप्लाई क्या करें बाद में। हाँ भाई क्या भरोसा क्या रिप्लाई करें, मतलब यहाँ से बिल्कुल। फिर मैंने सोचा रिप्लाई ना करूँ, सो जाता हूँ, और वो भी 11 बजे रात के। तो मैं यहाँ पे 20 बार बता चुका हूँ बच्चों को कि बेटा नोट्स का मतलब होता है खाली कि अपनी भाषा में एक स्मार्ट वर्क करना बस, हर चैप्टर के बारे में। वो अपने घर पे बैठ किया करो आराम से,
वही नोट्स है तुम्हारे। जैसे मैं कह दूंगा बेटा कल कॉपी लेके आना, सब लोग ले आना, दिखा देना कि हाँ सर। और ये मैं अपने फायदे के लिए नहीं कर रहा हूँ, आपके लिए फायदे के लिए कर रहा हूँ। वैसे तो मैंने ये बोला है कि आपके लिए एनसीईआरटी ही सब कुछ है, लेकिन मेरे पास क्या है, ऊपर से प्रेशर है कि बच्चों को नोट्स भी बनवाने हैं। तो इसका मतलब ये है कि मैं सोच रहा हूँ कि आपका लॉस ना हो यहाँ पे, इसलिए आप घर पे वो काम करता रहा करो। मतलब देखो आप लोग पता नहीं कैसे पढ़ते हो। अगर मैं मुझसे कोई कहे नोट्स लाने के लिए, मैं एक चैप्टर के आधे घंटे नोट्स सुना दूंगा। नोट्स का मतलब होता है कि जो आप पढ़ रहे हो बस वही लिख दो, बात खत्म। जो आप रबर करते हो वही स्मार्ट तरीके से लिख दिया करो, बस वही नोट्स हो गया और क्या हो गया। मतलब आपके हाथ के हैंड रिटन नोट्स होने चाहिए, यही तो मैं कहता हूँ। और क्या कह रहा हूँ। अब आप कहो कि सर आपने आप सुनो, अब आप बोलो कि सर आपने नोट्स नहीं बनवाया, तो फिर कैसा लगेगा बताओ। वर्षा की देखो, वही बोल रहे पुराने नोट से कॉपी नहीं बच्चों अरे हाँ वही हाँ। वो तुमने देखा, वो कह रहे थे उसमें ग्रुप में लिख रहे थे कि और सब बच्चों ने तो पुरानी कॉपी से वो किया है, मैं क्या करूँ। मैंने कहा हे भगवान, सब बच्चे पुरानी तो है यहाँ पे, कोई नया तो ना है यहाँ पे। चलो ये देखो, मैंने क्या बोला, मैंने बोला है बायोमोलिक्यूल्स का मतलब क्या होता है बेटा, जिससे लिविंग बॉडी बनी होती है, सही है। तो यहाँ पे मैंने कहा था बायोमोलिक्यूल दो टाइप के होते हैं, एक कौन से होते हैं, माइक्रो, एक होते हैं मैक्रो। दो टाइप बता दिए। एक तो ऐसा हो गया कोई तुम लिविंग पीस लो और उसको सिलरी फॉर्म में ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में घोलो और उसके बाद कॉटन कपड़े से क्या करो, फिल्टर करो। अगर फिल्ट्रेट हो रहा है तो उसका मतलब क्या होगा, माइक्रो। फिल्टर नहीं हो रहा है तो बेटा लिपिड जो हमने मैक्रो में रखा है ये इसीलिए हो गया रिटेरेंट रहा था, ये फिल्टर नहीं हुआ था। लेकिन इसका मॉलिक्यूलर वेट वैसे कितना होता है, 700 डाल्टन, मतलब यहाँ पे होना चाहिए। लेकिन वो कहाँ पे है, यहाँ पे स्टार बना लो, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ लिपिड को हम मैक्रो मॉलिक्यूल में क्यों रखते हैं, उसका मॉलिक्यूलर वेट तो 700 डाल्टन होता है, तो आप बोल सकते हो क्या, फिल्ट्रेशन मेथड। किसके अकॉर्डिंग, फिल्ट्रेशन मेथड के अकॉर्डिंग, समझ गए, सही है। तो अब आप लोग बेटा किताब निकालो, हम लोग किताब पढ़ते हैं, ठीक है। वो बच्ची आए तो मुझे बता देना, ठीक है, जो जानती हूँ आप। एक बार उससे बात कर लूंगा, वरना ग्रुप में फिर दोबारा कोई ऐसी बातें लिखी। आपको अलग से पता चल जाएगा वो जोर की रहती है। कौन सी है, मेरे दिमाग से हट रही है, कौन सी है। सर जिसने पानी गिराया था एक बार आपको याद है तो पूरा, जब हम लोग पढ़ते थे बेंच, अच्छा समझ गया, समझ गया, हे भगवान, समझ गया साहब, समझ गया, रहने दो। अच्छा वो आती है, सबसे लेट आती है, बात करती रहती है बार फोन। चलो देखो, चलो ठीक है। पढ़े हम लोग कौन सा चैप्टर बेटा, बायोमोलिक्यूल्स। कौन सा पढ़ेंगे, बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। ये चैप्टर को आराम से पढ़ो, कोई जल्दबाजी मत करना। हम लोग यहाँ प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे, हम लोग लिपिड के बारे में पढ़ेंगे, हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, और कुछ मैं एक्स्ट्रा चीजें बताऊंगा इस चैप्टर में, ठीक है। पॉलीसैकेराइड के बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद एंजाइम्स के बारे में पढ़ेंगे, सही है। इन सब के बारे में चैप्टर में पढ़ेंगे। बेटा यहाँ पे देखो, अब बोलो मत, कह रहा है देयर इज अ बायोडायवर्सिटी। बायोडायवर्सिटी का मतलब क्या होता है बेटा, विविधताएं। मतलब मैं बोल सकता हूँ नंबर ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट ऑन अर्थ, उसको हम क्या बोलते हैं, डायवर्सिटी। मतलब कितने टाइप के एनिमल्स हैं और कितने टाइप के प्लांट्स हैं। कह रहा है बेटा बायोडायवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इन आवर बायोस्फीयर। बायोस्फीयर का मतलब क्या होता है, बायोस्फीयर का मतलब क्या होता है, पूरा धरती, उसे क्या बोल सकते हैं, बायोस्फीयर। यानी कि बायो से मिलकर क्या बनता है, बायोस्फीयर। अगले कह रहा है नाउ अ क्वेश्चन दैट अराइज इन आवर माइंड, आर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ द सेम केमिकल्स। आपके मन में क्वेश्चन कभी आया कि सारे जो एनिमल्स होते हैं क्या सेम केमिकल से मिलकर बने होते हैं, मतलब सेम एलिमेंट से या कंपाउंड से। ये कह रहा है एलिमेंट एंड कंपाउंड, तो बेटा सेम से ही मिलकर बने, सभी हैं तो प्रोटीन से बने हुए, लगभग जो कॉम्पोजिशन होता है क्या होता है, सेम ही होता है। अगले देखो, कह रहा है यू हैव लर्न इन केमिस्ट्री हाउ एलिमेंटल एनालिसिस इज परफॉर्म, इफ वी परफॉर्म सच एन एनालिसिस ऑन प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू, और क्या कह रहा है, माइक्रोबियल पेस्ट। वी ऑब्टेन लिस्ट ऑफ एलिमेंट, आपको कार्बन मिलेगा, हाइड्रोजन मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा और सेवरल अदर एंड देयर रिस्पेक्टिव कंटेंट पर यूनिट मास ऑफ लिविंग टिश्यू। ये कहना चाह रहा है कि जब अगर तुम कोई प्लांट टिश्यू लो, सही है, प्लांट सेल लो, या कोई एनिमल टिश्यू लो, सही है, या कोई जो इंसेक्ट होते हैं, इंसेक्ट वाला उसका पेस्ट लो, आपको वहां पे बजो जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो लगभग क्या होंगे। अच्छा आप लोग ये बताओ, ये जानते हो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, पहले बताओ, या एटम क्या होता है। केमिस्ट्री सबसे अच्छा यहाँ पे किसका है,
जो मानता है हाँ मुझे सही आता है। बताओ बताओ, एक बच्चा बताओ। अरे सब लोगों ने पढ़ा है, हंस क्या रहे थे देखिए। अच्छा ये बताओ 12th में केमिस्ट्री का सबसे ज्यादा नंबर किसके थे? ऐसा कोई बच्चा है इसके 90 प्लस थे 12th में केमिस्ट्री में? 80 प्लस किसके थे? ये 3 मूर्तियां हैं। चलो तुम बताओ पहले, रिया बताओ, ये बताओ कंपाउंड और एटम में क्या डिफरेंस होता है? हाँ बताओ बताओ, चलो उससे बोलने दो, फिर बाद में। हाँ बताओ कंपाउंड और एटम क्या होते हैं? अगर एक ही तो नहीं होते, पहले मुझे ये बताओ। एक ही तो नहीं होते तो सही। हाँ बताओ, बताओ मुझे वैसे पता है ना। हाँ बताओ, नहीं पता? हाँ बताओ बेटा, एटम और कंपाउंड में क्या डिफरेंस होता है? तब तक और लोग सोचो दिमाग में। आइए मैं बताओ। नहीं पता है? तो बताओ वो जिगर बातें कर रही। हाँ बताओ, चलो बताओ एटम और कंपाउंड। माइक्रो मॉलिक्यूल्स मतलब मैं क्या पूछ रहा हूँ, एटम और मॉलिक्यूल में डिफरेंस है। हाँ ठीक है, मैं बोल रहा हूँ क्या पूछ रहा हूँ। हाँ बताओ बताओ। मैं कंपाउंड कर रहा, लेकिन मैं पूछना चाह रहा हूँ एटम और मॉलिक्यूल में क्या डिफरेंस होता है? अब बताओ। अरे मॉलिक्यूल अलग होता है, एटम अलग होता है, जानते हो? हाँ सही है, बताओ। कंपाउंड तो जानता है, कंपाउंड क्या होता है? नहीं पता है आपको? बातें मत करो, नहीं पता है तुम्हें? पता है तो उसे क्या बता रही है? और बताओ। अच्छा आप बताओ, आरती बताइए। छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर एटम बनता है और एलिमेंट्स से मिलकर कंपाउंड बनता है। एलिमेंट से मिलकर मॉलिक्यूल क्या होते हैं बताओ? मॉलिक्यूल्स भी एलिमेंट से मिलकर बनते हैं। एलिमेंट से, और एलिमेंट क्या होता है? अरे मुझे कुछ सही तो समझो। जो एटम से मिलकर बनते हैं वो एलिमेंट्स होते हैं। जैसे एग्जांपल एलिमेंट्स कोई भी हो सकता है। हम ना, जैसे एटम का बताओ पहले। एटम चलो अब एक बताएगा, अंजलि बताएगी। अंजलि बताओ। वो सॉरी बताओ अंजलि, बताओ क्या? मैं ये पूछ रहा हूँ एटम का एग्जांपल बता दो भाई। सिंगल यूनिट क्यों? जैसे एन नाइट्रोजन है वो एटम है एक, और हाँ और उसका बताओ ना मॉलिक्यूल। जैसे अगर मैं मॉलिक्यूल्स की बात करूं तो मैं क्या बोल सकता हूँ? H2 N2 ये क्या है? मॉलिक्यूल्स हैं, यानी हाइड्रोजन नाइट्रोजन सब मॉलिक्यूल है ना। और एलिमेंट कौन होते हैं? जैसे H2O वाटर क्या है? कंपाउंड है। तो मुझे लग रहा है सब बच्चों को पता लग गया। मुझे मतलब नहीं है, तुम लोगों के बारे में डिस्कस करवा रहा था क्योंकि मुझे केमिस्ट्री सीखना है। चलो इधर आता हूँ, अगले क्या करें? If the same analysis is performed on a piece of earth। अब यहाँ पे क्या बात कर रहा है? ये देखो बेटा, ये कह रहा है इन्हें लिविंग का देखा, सही है, प्लांट देखा, एनिमल्स देखा। अब ये कह रहा है कि हम क्या देखेंगे? अर्थ क्रस्ट, यानी कि हम लोग धरती में जो मिट्टी होती है उसमें देखेंगे कौन से कंपाउंड होती है। तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है? कह रहा है बेटा इफ द सेम एनालिसिस इज परफॉर्म ऑन अ पीस ऑफ अर्थ क्रस्ट इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन लिविंग मैटर। वो क्या होगा? नॉन लिविंग तो होगा। कह रहा है बी ऑब्टेन अ सिमिलर लिस्ट। सोचो, यानी कि हमें क्या मिला? लगभग हमें बहुत सारी ऐसी लिस्ट मिली जो कैसे थे? सिमिलर थे, यानी कि वो ही किसमें है? लिविंग में, और वही किसमें है? नॉन लिविंग में। समझ गए? यानी कि धरती में जो कंपाउंड है वही क्या है? ह्यूमन बॉडी में। समझ गए? अगले देखो बेटा, कह रहा है व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द टू लिस्ट? इन एब्सोल्यूट टर्म नो सच डिफरेंसेस कुड बी मेड आउट। ऑल द एलिमेंट प्रेजेंट इन अ सैंपल ऑफ अर्थ क्रस्ट आर आल्सो प्रेजेंट इन सैंपल ऑफ लिविंग टिश्यू। यानी कि मैं बोल सकता हूँ वही एलिमेंट किसमें थे? लिविंग में थे, और वही एलिमेंट किसमें थे? नॉन लिविंग में।
बस जो परसेंटेज का मैटर होता है वो थोड़ा डिफरेंस होता है, किसी में कुछ ज्यादा होता है नॉन लिविंग में, और लिविंग में क्या होता है कुछ ज्यादा होता है, किसी में कम होता है, तो उसमें क्या होता है कम होता है। समझ गए हम लोग? यानी कि ज्यादा कम तो था, लेकिन जो हमें लिस्ट मिली एलिमेंट की वो क्या थी? सेम। क्या थी? सेम। अगले कह रहा है बेटा, however a closer examination results that the relative abundance of carbon and hydrogen with respect to other element is higher in any living organism than in earth crust। मैं कह रहा हूँ बार बार कि कुछ एलिमेंट ऐसे होंगे जिनका जो परसेंटेज होगा वो लिविंग में क्या होगा ज्यादा होगा, लेकिन नॉन लिविंग क्या होगा कम होगा। कुछ का ऐसा होगा कि नॉन लिविंग ज्यादा होगा और लिविंग में क्या होगा कम, लेकिन एलिमेंट की जो लिस्ट थी वो क्या थी? सेम, यानी कि लिविंग भी और नॉन लिविंग भी। अच्छा सेम होगी क्यों नहीं? आप लोग सिंपल भाषा में सोचो, हम लोग जब कोई मर जाता है तो क्या कहते हैं कि मिट्टी में मिल जाओगे, मिलते तो मिट्टी में हो, तो एलिमेंट सेम है तभी तो मिल रहे हो। अगर एलिमेंट सेम ना होते तो कोई अलग से एक एरिया बनाया जाता है कि यहाँ पे क्या कौन होगा? लिविंग बॉडी। बल्कि मैं बोल सकता हूँ जहाँ पे लिविंग बॉडी मिली होती ज़्यादा, मतलब इन्वॉल्वमेंट होता है, वहाँ पे और मिट्टी अच्छी होती है। कैसे होती है भाई? अच्छी होती है, क्योंकि आप लोग बार बार क्या कर रहे हो? उसको फर्टिलाइज कर रहे हो भाई, अपना एलिमेंट को मिला के उस मिट्टी में। तो मैं बोल सकता हूँ कि एलिमेंट लिविंग में और नॉन लिविंग क्या होते हैं बेटा? सेम। सही है। अगले देखो, कह रहा है हाउ टू एनालाइज केमिकल कॉम्पोजिशन। अब हम लोग पढ़ते हैं कि कैसे करके हम केमिकल कॉम्पोजिशन का एनालाइज करेंगे। सही है, आराम से पढ़ो चैप्टर को, जल्दबाजी नहीं करनी है। अभी आपके पास 4-5 दिन है, लेकिन आप लोगों को तैयार करना है पूरा, ठीक है? अच्छे से समझ में आना चाहिए। कह रहा है वी कैन कंटिन्यू आस्किंग इन द सेम वे व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आर फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर हम देखें कि हमारी बॉडी में, लिविंग बॉडी में ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से होते हैं, भाई मिट्टी होगा उसमें कौन से होंगे? ऑर्गेनिक। हम में कौन से होते हैं? ऑर्गेनिक। तो कह रहा है हाउ डज वन गो अबाउट फाइंडिंग द आंसर। कह रहा है टू गेट एन आंसर वन हैज टू परफॉर्म अ केमिकल एनालिसिस। हम क्या कर सकते हैं बेटा? वी कैन टेक एनी लिविंग टिश्यू। अगर हम कोई लिविंग टिश्यू लें जिसमें वेजिटेबल हो सकती है, लीवर का पीस हो सकता है, कोई लीफ हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? ईटीसी कोई भी हम लिविंग पीस ले लें, और कह रहा है बेटा एंड ग्रेन। ग्रेन का मतलब क्या होता है? तोड़ना या पीसना। उसको क्या कर दें हम? पीस दें। सही है, ग्रेन कर दें। और कह रहा है इट इन इट क्या कह रहा है? ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड CCl3COOH, ये इसका क्या होता है? फॉर्मूला। यही तो क्वेश्चन पूछा गया था नीट में। तो नीट में कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है? आपको पता होना चाहिए कि ये पूछा गया था कि अगर हम लिविंग टिश्यू हो उसको कौन से एसिड में मिलाते हैं, तो कौन से मिलाते हैं? ट्राइक्लोरो एसिड। मैं आपसे साफ साफ कह दे रहा हूँ, एनसीईआरटी में जो लिखा है वो आपको माननी ही पड़ेगी बात, चाहे हम मिलाएं किसी में। मतलब यहाँ लिखा है इसने ट्राइक्लोरो एसिड एसिड को हम मान लेते हैं ट्राइक्लोरो एसिड में मिलाते हैं। अगले कह रहा है यूजिंग अ मोर्टर एंड पेस्टर, यानी कि उसे पेस्ट फॉर्म में कर लेते हैं। कैसे फॉर्म में कर लेते हैं बेटा? पेस्ट फॉर्म में। कह रहा है बी ऑब्टेन अ थिक स्लरी। स्लरी का मतलब होता है लुगदी टाइप। कैसा होता है? लुगदी टाइप होता नहीं है? लुगदी टाइप का मतलब सही है, समझ रहे हो आप लोग? कह रहा है इफ वी वर टू स्ट्रेन दिस थ्रू अ चीज क्लोथ और कॉटन, हम क्या करें? कॉटन का कपड़ा लें। और कह रहा है बी वुड ऑब्टेन टू फ्रैक्शन, हमें कितने फ्रैक्शन मिलेंगे? 2। एक होगा एसिड सॉल्वेबल पूल और एक कैसा होगा? एसिड इनसॉल्वेबल पूल। कह रहा है वन इज कॉल्ड द फिल्ट्रेट। एक तो बेटा कैसा होगा? जो फिल्टर हो जाएगा उससे, और एक कैसा होगा? जो बच जाएगा, यानी कि फिल्टर नहीं होगा। तो यहाँ पे कह रहा है और मोर टेक्निकली द एसिड सॉल्वेबल पूल एंड द सेकंड द रिटेनेंट। क्या बोल रहा है बेटा? रिटेनेंट और द एसिड इनसॉल्वेबल फ्रैक्शन। मतलब ये हुआ कि जो फिल्टर हो गया उसे हमने क्या बोला? एसिड सॉल्वेबल फ्रैक्शन, और जो फिल्टर नहीं हुआ उसे क्या बोला? एसिड इनसॉल्वेबल फ्रैक्शन। यानी कि जो फिल्टर हो गया उसे बोलेंगे माइक्रो मॉलिक्यूल, जो फिल्टर नहीं हुआ उसे क्या बोलेंगे? मैक्रो मॉलिक्यूल। सही है। यहाँ पे कह रहे हैं साइंटिस्ट हैव फाउंड थाउजेंड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द एसिड सॉल्वेबल। अब इन्होंने तो बहुत देखे, लेकिन हम लोगों को इतना ना पढ़ना है, हम लोगों को तो कुछ पढ़ने हैं जो मेन है, ठीक है? अगले देखो, ये देखो लिस्ट आ गई बेटा, इसे आप लोगों को रटना है, रटना नहीं है, कुछ चीजें याद कर लेना है। यहाँ पे देखो परसेंट वेट ऑफ लिखा है अर्थ क्रस्ट में, और किसमें लिखा है? ह्यूमन बॉडी में। ये ह्यूमन बॉडी का है, और ये किसका है बेटा? अर्थ क्रस्ट, यानी कि ये नॉन लिविंग और वो लिविंग। कौन कौन से ऐसे एलिमेंट है जिसका मास कम है, कितना परसेंटेज कहाँ पे होता है, यानी कि उसमें कितना है लिविंग में और नॉन लिविंग में उसका कितना है। सही है, वो हम बाद में बात करेंगे, पहले ये समझ लें, ठीक है? इधर वाला वो हम अभी बताऊंगा क्या करना है। कह रहे हैं इन हायर क्लासेस यू विल लर्न अबाउट हाउ टू एनालाइज अ लिविंग टिश्यू सैंपल एंड आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर organic compound. It will suffice to say here that one extract the compound then subject। अब आप लोग यहाँ पे आओ, देखो ये तो खाली पास करना है।
बेटा यहाँ पे आपको पता है ये बात, ये अंडरलाइन करो। ऑल द कार्बन कंपाउंड दैट वी गेट फ्रॉम लिविंग टिश्यू कैन बी कॉल्ड बायोमोलिक्यूल्स। मैंने कहा था इससे लिविंग बॉडी बनी होती है उसे क्या बोलते हैं, बायोमोलिक्यूल्स। इसके बाद देखो बेटा कह रहा है लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव आल्सो गेट इनऑर्गेनिक एलिमेंट एंड कंपाउंड इन देम, हाउ डू वी नो दिस। अब अगर आप लोग बताओ, अगर आपको इनऑर्गेनिक एलिमेंट देखना है लिविंग टिश्यू के अंदर तो कैसे देखोगे बताओ। आप लोग पता है क्या करो, कोई आपने लकड़ी लिया, क्या लिया, लकड़ी, उसको सुखाया, सही है, और उसको जला दिया, क्या कर दिया, जला दिया। अब जलेगा और उसमें क्या बचेगी, राख, क्या बचेगी, और उसमें सारे कैसे एलिमेंट होंगे, इनऑर्गेनिक। क्लियर बेटा, ये लिखा होगा यहाँ पे देखो। ये कह रहा है, इधर देखो ये 1 a bे a small amount of living tissue, कह रहा है से लीफ, लीवर, कुछ भी ले सकते हैं, कह रहा है एंड ड्राई, जैसे क्या करें, ड्राई करें। और अगले कह रहा है ऑल द वाटर इवेपोरेट, वाटर क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। और बेटा इसके बाद क्या कह रहा है, नाउ इफ द टिश्यू इज फुली बर्न, उसको जला दें, ऑल द कार्बन कंपाउंड आर ऑक्सीडाइज्ड टू गैसियस फॉर्म, ठीक है, यानी कि CO2। और कह रहा है एंड आर रिमूव, क्या हो जाएंगे, वो रिमूव हो जाएंगे। और कह रहा है व्हाट इज रिमेनिंग इज कॉल्ड एश, जिसे बोलते हैं राख, क्या बोलते हैं, यहाँ लिख लो राख, अगर ना पता हो तो आपको, ये राख। इसके बाद कह रहा है दिस एश कंटेन इनऑर्गेनिक एलिमेंट, कौन कौन से, कैल्शियम, मैग्नीशियम, etc। कह रहा है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक सल्फेट, फॉस्फेट, etc आर आल्सो सीन इन एसिड सॉल्वेंट फ्रैक्शन। Therefore, elemental analysis give elemental composition of living tissue in the form of hydrogen, oxygen, chlorine, carbon, etc। तो आप लोग पहले ये बताओ, ये वाली कहानी समझ गए, यहाँ पे क्या क्या हुआ, यहाँ पे दो बातें ध्यान रखना। जो पहली बात तो वो ध्यान रखना जो मैंने लिखवा दिया है आपको, एसिड सॉल्वेबल और एसिड इनसॉल्वेबल। और उसके बाद मॉलिक्यूलर वेट ध्यान रखना, 1000 डाल्टन ज्यादा हो या 1000 डाल्टन से कम हो। इसके बाद जो एग्जाम्पल लिखा है वो आपको ध्यान रखना, ठीक है, बकाया यहाँ से ध्यान मत रखना। इसके बाद अगले जो टॉपिक आया है तुम्हारा वो है अमाइनो एसिड, क्या है। तो पहले आप लोग ये टेबल देखो बेटा एक बार, इसके बाद समझेंगे अमाइनो एसिड के बारे में। यहाँ पे आपको क्या क्या ध्यान रखना है, सही है, 2-3 पॉइंट ध्यान रखना है। पहला ध्यान रखना है मैक्सिमम, क्या ध्यान रखना है बेटा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो होता है वो लिविंग में क्या होता है, क्या होता है, मैक्सिमम। और नॉन लिविंग क्या होता है, तो यहाँ पे आप लोग लिखो मैक्सिमम। इसके आगे देखो, इसके बाद आप लोग लिविंग ऑर्डर में लिखो सेकंड। सेकंड इंपॉर्टेंट कौन सा है बेटा, सिलिकॉन। कौन है, सिलिकॉन तो है। ये किसमें, आर्थिक की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे लिखो सेकंड मोस्ट। और यहाँ पे कौन है बेटा, कार्बन। कौन है, बस ये याद कर लेना, बात खत्म। और इस टेबल से कुछ याद करोगे बताओ, रटोगे ऐसे बैठ के, ये याद कर लेना मैक्सिमम और सेकंड मैक्सिमम, बस सेकंड मोस्ट कंपाउंड जो है। बेटा एक बार यहाँ तक आप लोग रिपीट करना, किताब में किसी को डाउट तो नहीं है अभी तक, सही है, अभी हुआ ही क्या है देख लो एक बार फिर, अगर किसी को डाउट हो। इसके बाद हम लोग अमाइनो एसिड पे आते हैं, किस पे आते हैं, अमाइनो एसिड पे। यहाँ पे आप लोग हेडिंग डालो अमाइनो एसिड। पहले आप लोग ये बताओ अमाइनो एसिड के बारे में क्या जानते हो, कुछ नहीं, यहाँ हेडिंग डालो। ये क्या है, माइक्रोमोलिक्यूल्स तो है, क्या है बेटा, माइक्रोमोलिक्यूल्स। अभी किताब ऐसे वो बना दिया, अब यहाँ पे बताओ किसी कोई हेडिंग डलवाइए ना, इन्हें बताया कि ये माइक्रोमोलिक्यूल कैसा क्या है, उसने डायरेक्ट एक पैरा दे दिया, ठीक है। तो ये चैप्टर थोड़ा सा अजीब लगता है बच्चों को, लेकिन मैं समझाता रहूंगा आपको, ठीक है। पहले ये बताओ अमाइनो एसिड के बारे में आप जानते क्या हो। सबसे पहले मैंने कहा था कि अमाइनो एसिड जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं बेटा, दो टाइप के। अगर मैं वैसे बात करूं तो वो टोटल होते हैं 20 टाइप के। कितने टाइप के होते हैं, यानी कि 20 टाइप के। आप लोगों ने अमाइनो एसिड का नाम तो सुना है सब लोगों ने। अगर मैं किसी से पूछूं 5 अमाइनो एसिड के नाम बताओ, बता दोगे, कितने बच्चे बता देंगे। अगर मैं पूछूं कोई 5 अमाइनो एसिड के नाम बता दो खाली, तुम्हें नहीं बताएं तो हाथ खड़ा करो और बताओ, और किसी से बताएं, ये तो नहीं बताएं,
पता है? 5 के नाम बताओ। वैलिंग बहुत सारे स्टडी ने, तुम्हें पता नहीं है? तुम्हारा नाम क्या है? भूल जाता हूँ। क्या साहब, सही है, ध्यान देगा। क्या साहब, ठीक है। इधर आओ, ये देखो मैंने एक कहा था टोटल 20 टाइप के क्या होते हैं? अमाइनो एसिड होते हैं। क्या होते हैं बेटा? अब आप लोग बताओ। देखो अमाइनो एसिड की चेन से मिलके क्या बनती है? प्रोटीन। क्या बनती है? ये बात ही बहुत बार बता हूँ, ठीक है? यानी कि हम बोल सकते हैं अमाइनो एसिड की चेन से क्या बनती है? प्रोटीन बनती है। मैंने कहा था अमाइनो एसिड वैसे 2 टाइप के होते हैं, कुछ होते हैं इसेंशियल। कौन से होते हैं बेटा? और कुछ होते हैं नॉन इसेंशियल। मतलब इसेंशियल का मतलब होता है जो हम डाइट से लेते हैं। जैसे हम खाना से लेते दाल खाते हो आप लोग, तो हम जो प्रोटीन खाते हैं दाल के साथ, तो प्रोटीन किसमें टूटती है? अमाइनो एसिड में। और अमाइनो एसिड वो वाले कौन से होते हैं? इसेंशियल। कौन से होते हैं? और जब वो पहुंचते हैं हमारी सेल के पास, तो आपको पता है कि हमारे डीएनए होता है, वहां पे कोडॉन बनते हैं। क्या बनते हैं? कोडॉन। यानी कि 3-3 नाइट्रोजन बेस से क्या बनता है? एक कोडॉन। सही है, जेनेटिक्स पढ़ेंगे हम लोग। वहां से आपको पता होगा एमआरएनए आता है। एमआरएनए किसके पास जाता है? राइबोसोम के पास। राइबोसोम भेजता है टीआरएनए को। किसको भेजता है? और टीआरएनए जो कोडॉन आएगा उसी अमाइनो एसिड को ले आएगा। मैं ऐसे बोल सकता हूं कि अमाइनो एसिड किसी भी कोडॉन के लिए स्पेसिफिक होते हैं। क्या होते हैं बेटा? जैसे अगर मिथ्योनिन है, क्या है ये बताओ? क्या है? ये एक अमाइनो एसिड है। क्या है? और ये जो कोड होता है वो होता है AUG। किससे होता है? अब आप लोग ध्यान से देखना, इस A का मतलब है एडेनिन, U का मतलब है यूरेसिल और G का मतलब क्या है? ग्वानिन। क्या है? ग्वानिन। यानी कि एडेनिन, यूरेसिल और ग्वानिन। ये किसके पास होगा? एमआरएनए के पास। किसके पास होगा बेटा? एमआरएनए के पास। तभी तो ये कोडॉन है। अब ये कोडॉन बन गया। अब मैं कहता हूँ सीक्वेंस का मतलब क्या होता है? जब तक हमारे डीएनए के सीक्वेंस में, किसके? डीएनए के सीक्वेंस में, यानी कि एमआरएनए जो कोड करके ला रहा है AUG नहीं आएगा, तब तक बेटा मिथ्योनिन के चेन में लगेगा? नहीं लगेगा। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे ये क्या है? कोडॉन। और इससे क्या हो रहा है? कोड। तो किसी भी अमाइनो एसिड के लिए कोई भी कोडॉन स्पेसिफिक होता है। क्या होता है? और वो यूनिवर्सल भी होता है। ऐसा नहीं कि AUG खाली ह्यूमंस की बॉडी में एक कोड कर रहा है मिथ्योनिन को। अगर हाथी की बॉडी में देखोगे तो वहां भी AUG उसके डीएनए के सीक्वेंस में आएगा, तभी कोड कौन होगा? मिथ्योनिन। समझ गए? इसीलिए तो बेटा सबकी जो प्रोटीन होती है वो लगभग सेम होती है। खाली बस डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस होता है तुम्हारे डीएनए में कौन कौन से कोडॉन है। और ये कोडॉन ये कोडॉन ऐसे मिल के बनाते हैं जीन्स। जीन्स का मतलब क्या होता है? जीन्स का मतलब मैं बोलता हूँ हमेशा डीएनए का वो सेगमेंट जो किसी पर्टिकुलर फंक्शन को इन्फ्लुएंस कर रहा हो, ये तो बोलता हूँ मैं। अब उस पर्टिकुलर सेगमेंट में बताओ क्या होंगे? कोडॉन है। क्या होंगे? अब मान लिया 1000 कोडॉन है। कितने हैं बेटा? 1000। अब आप देखो क्या होता है, टोटल जो 20 टाइप के अमाइनो एसिड हैं, इन्हीं से दुनिया में लाखों प्रकार की, करोड़ों प्रकार की प्रोटीन बन रही है। यानी कि सारे एंजाइम किससे बने होते हैं? प्रोटीन से। सब कुछ है तो प्रोटीन ही। रिसेप्टर प्रोटीन, यानी कि हार्मोन बहुत सारे प्रोटीन, मतलब सारा कुछ क्या है? प्रोटीन से बन रहा है। अब आप बोलोगे सर 20 टाइप के अमाइनो एसिड से कैसे बन जाती है इतने टाइप की प्रोटीन? कैसे कंफर्म होता है? बेटा ये ऐसे ही होता है, सिंपल भाषा में अगर मैं आपको बताऊं, 26 लेटर होते हैं। कितने होते हैं? 26 लेटर होते हैं। और इनसे दुनिया के सारे नाम बने हुए हैं। आप लोग पता है? बस डिफरेंस क्या है? किसी में A अगले है तो किसी में A पीछे है। मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि खाली अगर जैसे मैंने T/P लिख दिया, इसका मतलब टाइप हो गया। अब मैं IN जोड़ दूंगा, क्या हो जाएगा? टाइपिंग हो जाएगा। मतलब ये है कि हम लोग ऐसे ही यहाँ पे होता है कि अगर मान लिया वैलिन है, फिर इसके बाद क्या है? हिस्टाडीन है, ल्यूसीन है, लाइसिन है, इसके बाद आर्जिनिन है। ये सब क्या है? अमाइनो एसिड। क्या है? अमाइनो एसिड है। और इनकी चेन, अब मान लीजिए ये वाली चेन बन गई। क्या बन गई बेटा? चेन। तो ये मान लीजिए एक प्रोटीन बन गई। क्या बन गई? प्रोटीन। अब अगर मैं इससे वैलिन हटा दूं तो अब ये कौन सी बनेगी? दूसरी प्रोटीन। अगर वैलिन की जगह यहाँ पर फिर से ल्यूसीन लगा दूं तो कैसे बन जाएगी? तीसरी प्रोटीन। मतलब ऐसे होता है कि जैसे हमारे डीएनए के बेस का सीक्वेंस, नाइट्रोजन बेस का सीक्वेंस होता है, वैसे ही एमआरएनए कोड करके लाता है कोडॉन को। और जैसे कोडॉन आएंगे वैसा ही क्या लगेगा? सीक्वेंस। और वैसे ही हमारी बॉडी में क्या बनेगी? प्रोटीन। क्या बनेगी? तो एक बार आप लोग एक काम करो, आप लोगों ने अमाइनो एसिड बेटा लिख लिया, आप लोगों की किताब में जगह हुई साइड से है जगह। आप लोग जल्दी से 20 टाइप के अमाइनो एसिड के नाम लिख लो। एक बार याद नहीं करना है, लेकिन आपको पता होना चाहिए विद सिंबल। सही है? और मैं ये ऐसा कर रहा हूँ, यहाँ पे गूगल होगा है, इसमें यही बना दे रहा हूँ क्रोमियम।
जिससे आपका बहुत इस एक मजबूत हो जाए। ठीक है, ये आपको पढ़ना तो है, एक बार चाहे यहाँ पढ़ो या जेनेटिक्स में पढ़ो, क्या हुआ? अरे ये किसने चलाया है? क्या मैं बोल रहा था? अमाइनो एसिड है। इमेज देख लेना। ये आपके जो 20 टाइप के अमाइनो एसिड होते हैं, ये कौन से होते हैं? ये सिंबल एंड अमाइनो एसिड। साफ क्यों लग रहा है बेटा? ये तुम्हारे होते हैं, ऐसे अगर मैं बात करूं तो ये कितने टाइप के होंगे? 20 टाइप के। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 है टोटल। ये 20 टाइप के अमाइनो एसिड होते हैं, जिससे आपके लाखों करोड़ों प्रकार की क्या बनी होती है? प्रोटीन। ये वैसा ही हिसाब है जैसे ABCD होते हैं हमारे 26 लेटर, और उनसे लाखों प्रकार के क्या बने होते हैं? नाम। तो आप लोगों को मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप 20 टाइप के क्या करो, रट लो बैठ के, लेकिन बेटा आपको अगर मैं ग्लाइसिन बोलूँ तो आप समझ जाओ कि ये क्या है? अमाइनो एसिड। तो आप किताब के साइड से ये देखो पूरी कहानी। ये साफ तो नहीं हो रहा है? हाँ तो कोई फर्क नहीं, वो मैं अलग अलग करके लिखवा दूंगा, ठीक है, यहाँ करके पड़ेगी वहाँ पे। लेकिन बेटा आपको ये तो पता होना चाहिए, जैसे मैं आइसोलेशन बोलूँ तो आपको पता हो ये अमाइनो एसिड है, ठीक है, इतना कह रहा हूँ। और बेटा एक बात ध्यान रखना, ये सिंबल भी आपको पता होना चाहिए, पूछूंगा भी मैं सब बच्चों से, जिसके लिखे हुए हैं वो सिंबल याद करो बैठ के, और ये पूछूंगा। ये साफ तो नहीं हो रहा है? ऐसे रहेगा? डाउनलोड कैसे होगा? दिख रहा है? अरे रुको, फिर और इमेज देख लेना है साफ वाला। ये देख लूं? दिख रहा है? थोड़ा बहुत बताओ। दिख तो रहा है क्यों? ये 20 है। सही है? क्या है? अरे कोई अच्छा सा मिल जाता है इमेज। भाई सही है क्यों? अब वो मिलेगा कैसे? ये है सही, यही सही है, ये सही तो लग रहा है बेटा। लिखो बैठ के, और इसके सिंबल भी लिख लेना, सिंबल बहुत जरूरी होते हैं, इनके पूरे नाम नहीं होते हैं, सिंबल ही होते हैं, ध्यान रखना। दिख रहा है बेटा इतना? जूम करूँगा? अब सही है? अब सही है? सही है, देखो आराम से, देखो बैठ के। और मैं अभी सुनूंगा बेटा, इसके लिखे हुए वो सिंबल याद करो अभी 10 मिनट बाद। देख रहे हो आप लोग? अरे किताब पे लिखते हैं, ये तो रेगुलर चीज है ना। यहाँ लिखो बैठ के, ये अमाइनो एसिड यहाँ पे लिखा है, यहाँ लिख लो साइड से बस।
20 टाइप के जो अमीनो एसिड हैं इनसे प्रोटीन बनी होती है, ठीक है। आपको नाम पता होना चाहिए खाली बस। और यहाँ से क्वेश्चन आता नहीं, ध्यान रखना। सिंबल तो पता होना चाहिए। बेटा ये ARN लिखा है, ये मत लिखना, ठीक है। देखिए काफी बीच वाला लिखा है, सिंबल जो बीच वाला है 3 लेटर लिखा है ALARGS। आपको साइड वाला नहीं लिख रहा है, ABCD लिखा है, सब लिख लीजिए ना। ये ठीक है, सब होता है। तो सिंबल नहीं लिखी, सिंबल नहीं लिखी, नहीं तो हाँ सिंबल देखो। याद कर दिया? तुमने याद कर दी? याद करो बेटा, बैठ के अभी सुनूंगा। चलो बात नहीं करती, बड़ी क्या करते हैं यहाँ पे, ज़्यादा हो गया। देख लिया, याद करो बेटा। बेटा अब बताओ किस किस को सिंबल याद ना सारे। चलो पूछें पूछें, बताओ तुम बताओ बताओ। इधर मत देखना जिसमें मैं देख रहा हूँ, आंखें बंद कर लो। हाँ तो सही। ये बताओ CYS का मतलब क्या है? सिस्टीन। सही है, आपको याद होंगे इसका मतलब। अच्छा ये बताओ ESN का मतलब क्या है? एस्पाराजिन है, ठीक है। तुम बताओ आरती, GLN का मतलब क्या होता है? कुछ है नहीं है ना? हाँ है, मुझे पता है बेटा। GLN का मतलब बताओ। क्या क्या जी? ग्लूटामी, सही तो बोलो। हाँ ठीक है। इसका बताओ ILE का, आइसोल्यूसिन, ठीक है। और किसी से याद है? बताना जरा, तुम्हें याद है? बताओ HIS का मतलब स्टडी, ये तो पता ही होगा। इसके बाद बताओ PHE का मतलब बताओ। नहीं, PHE क्या जी? फिनाइल एलिनिन, ठीक है। और किसी से याद है? और किसी को याद नहीं हुई? जल्दी करो, सिंबल याद करो।
बेटा मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप 20 से रट लो पूरे, लेकिन ये कह रहा हूँ कि आप लोगों को नाम याद होना चाहिए, अगर सही है पहचान जाना चाहिए। अगर कोई क्वेश्चन में दिया है एस्पाराजीन तो आप समझ जाओगे किसकी बात कर रहा है, अमाइनो एसिड की, सही है, प्रोटीन की अमाइनो एसिड की बात कर रहा है, ठीक है। ये मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। लिख लीजिए बच्चों ने, अभी लिख रहे हो, देखो अब आपको याद कितने रखने हैं वो बताऊंगा मैं, जो किताब में लिखे हैं बस याद कर लेना, वगैरह कुछ करना, ठीक है। लेकिन एक बार आपने 20 देख लिए, अब आपका फायदा हो गया, जेनेटिक्स में भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे भी है, दोनों जगह इनका नाम आता है, ठीक है, जेनेटिक्स में भी और यहाँ पे भी। तुमने याद कर लिए? क्या नाम है तेरा? विशेष। वो बातें कर रहा है, पढ़ा पता है तुझे? याद कर लेगा, अभी करो। अच्छा करो। हो गए याद हम लोगों को? हो गए? और कैसे सुनो बताओ, आप बताओ बेटा, आप बताओ। पी आर ओ का मतलब क्या होता है? क्या होता है? पी आर ओ पिरोलैक्टिन, बताओ हार्मोन का नाम बता रहा है, पिरोलीन, सही है। आप बताओ एच आई एस का मतलब क्या होता है? एस्ट्रोजन, ठीक है। तुम बताओ क्या कैसा, बैठे बैठे बताओ, खड़े क्यों हो रही? ये बताओ टी एच आर का मतलब क्या है? टी एच आर थेरियोनिन, याद कर लो दीदी बेटा। ये सब लगा मुझे लग रहा है यार बच्चों को हो गए कुछ कह रहे हैं हमें मतलब नहीं है बेटा याद सबको करने, ठीक है। ये काम आएंगे आपको, जेनेटिक्स में मजा आएंगे, इसलिए अभी याद कर लो। चलो अब आते हैं किताब पे, हटा दूंगे बेटा। ये बताओ आप लोगों ने ये पढ़ लिया, ये तो हमने पढ़ लिया ना, यहाँ जो मैंने बताया था, सही है। यहाँ पे सोडियम पोटेशियम कैल्शियम सब आपको बताइए कंपाउंड फॉर्मूले। अब आप लोग आ जाओ अमाइनो एसिड पे, किस पे आ जाओ? अमाइनो एसिड, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या पढ़ना है हमको समझो। पहले कुछ बातें मैं आपको बता दूं, देखो यहाँ पे क्या होता है। सबसे पहले एक तो अमाइनो एसिड होता है, वो तो आपको पता है। अमाइनो एसिड जैसे वेलिन अभी हमने देखा, हिस्टाडीन देखा, ल्यूसीन देखा, लाइसिन देखा, प्रोलिन देखा, सही है। ल्यूसीन देखा, आइसोल्यूसिन देखा, सही है। वेलिन देखा, बहुत सारे देखे, ठीक है। अब इनके अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, किसकी बात करें, तो आप पढ़ रहे हो बायोमोलिक्यूल्स, तो आप लोगों को लगभग थोड़ा स्ट्रक्चर भी तो पता होना चाहिए। तो वो कैसे पता लगेगा? देखो मैं कह रहा हूँ कि सबके याद मत करो आप लोग, लेकिन जो जो यहाँ पे दिए हुए हैं, एक पेज होगा। ये क्या है, कहाँ गया? ये है, यहाँ पे 3 अमाइनो एसिड हैं, कितने? 3। यहाँ पे आओ जल्दी से, और यहाँ पे देखो क्या है। एक तो है ग्लाइसिन, कौन सा है बेटा? ग्लाइसिन। और एक है एलेनिन और एक है सीरीन। अब मैं आपसे बोलूंगा खाली आप लोग 3 अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर याद कर लेना बस। कैसे? देखो NH2 और COOH, ये आपको पता है हाइड्रोजन क्यों लगा हुआ है बताओ?
कार्बन की वैलेंसी पूरी करने के लिए। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। कितनी होती है? और एक लगा होता है ये वाला, इसे क्या बोलते हैं? R। क्या बोलते हैं? यानी कि यहाँ पे जो भी लगा होगा वैसे हिसाब से उसका अमाइनो एसिड का नाम हो जाएगा। ऐसे बोल सकता हूँ मैं COH NH2 और H, ये तो सब में होगा कॉमन, क्योंकि कौन सा ग्रुप है बताओ? कार्बोक्सिल। कौन सा है? सही बोल रहा हूँ? हाँ सही बोल रहा हूँ। ये कौन सा है? अमाइनो ग्रुप। कौन सा है? अमाइनो। और ये हाइड्रोजन लगा है बैलेंसी पूरी करने के लिए। अब आप लोग याद कर लो, अगर H लगाए तो ग्लाइसिन, CH3 लगाए तो क्या होगा? एलिनिन, और CH2OH लगाए तो क्या होगा? सीरीन। सही है। इन तीन के बस स्ट्रक्चर याद कर लेना अमाइनो एसिड के। अगर नीट के पेपर में आएंगे 3 ही आएंगे बस। वो क्या करेगा? वो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप रख देगा, CH2OH रख दिया और साथ में बता दिया उसने कि कार्बोक्सिल ग्रुप और अमाइनो ग्रुप के साथ मिलके कौन सा अमाइनो एसिड बनता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो आप लोग बता दो कौन होगा बेटा? सीरीन। कौन होगा? तो आप लोग खाली ऐसे याद कर लो, H मतलब ग्लाइसिन, CH3 मतलब एलिनिन और CH2OH मतलब सीरीन। 3 के स्ट्रक्चर याद कर लोगे? खाली 3 के कर लोगे? ठीक है। अब आप लोग आ जाओ इधर। बेटा ये किताब पे ऐसे कर लो, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब यहाँ पे देखो, इसे पढ़ लेते हैं थोड़ा सा क्या क्या है। बेटा यहाँ पे ये कह रहा है अमाइनो एसिड आर ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्योंकि कार्बन है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा ही। और कह रहा है बेटा कंटेनिंग एंड क्या होगा? अमाइनो ग्रुप। एंड कौन सा होगा बेटा? एसिडिक ग्रुप। और कह रहा है एज सब्स्टिट्यूट ऑन द सेम कार्बन, और सेम कार्बन फर्स्ट पे एसिडिक क्या बोलते हैं उसको? अल्फा कार्बन। क्या बोलते हैं? ये तो पता ही होगा आपको। अल्फा कार्बन मतलब सिंगल कार्बन, 2 कार्बन का होता है तो क्या होते हैं? बीटा कार्बन। इतना केमिस्ट्री यार आती तो है। दे आर कॉल्ड अल्फा अमाइनो एसिड। क्या बोलते हैं? अल्फा अमाइनो एसिड। अगले कह रहा है दे आर सब्स्टिट्यूट मीथेन, देयर आर 4 सब्स्टिट्यूट ग्रुप ऑक्युपाइंग द 4 वैलेंसी पोजीशन। आपको पता है कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। आप वैलेंसी निकाल लेते हो सबकी? हैं? पता है सबकी? उसकी बताओ ऑक्सीजन कितनी होती है? 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। हाँ सही है। इसका सोडियम कितनी होती है? 1 होती है। हाँ ठीक है। इधर देखो, तो कार्बन कितनी होती है? 4। एक से मैंने पूछा कार्बन वैलेंसी कितनी होती है? बोले 6। उसने 6 क्या बताया बताओ? एटॉमिक नंबर। इधर देखो, कह रहे हैं दीज आर ए, इधर देखो बेटा हाइड्रोजन कार्बोक्सिल ग्रुप, और कौन सा ग्रुप है बेटा? अमाइनो ग्रुप। और कह रहे हैं एंड एक वेरिएबल ग्रुप होता है जिसे क्या हम बोल सकते हैं? आर ग्रुप। बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ आर ग्रुप देयर आर मेनी अमाइनो एसिड। आपको बताया जो आर ग्रुप लगा होगा वही क्या होगा? अमाइनो एसिड। अगर उसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो, समझ गए? ठीक है। कह रहा है दोज व्हिच अकर इन प्रोटीन्स आर ओनली ऑफ 20, जो मैं बता चुका हूं सब पे लिखा होगा देखो 20 टाइप, यानी कि कहना चाह रहा है कि 20 टाइप के अमाइनो एसिड होते हैं, सारी प्रोटीन बनी होती है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, आपको याद क्या करना है वो अंडर करो जल्दी से, और ये क्वेश्चन आएगा यहाँ पे। देखो कह रहा है द आर ग्रुप इन दीस प्रोटीन अमाइनो एसिड कुड बी अ हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन है तो क्या बोलते हैं उसको बेटा? ग्लाइसिन। अगर मिथाइल ग्रुप है तो क्या बोलते हैं? एलिनिन। और कह रहा है हाइड्रोक्सी मिथाइल है तो क्या है? सीरीन। अभी जो मैंने आपको डायग्राम दिखाए थे उसकी बात हो रही, ठीक है। कह रहा है ETC 3 ऑफ द 20 आर सो इन। ये क्या कह रहे हैं? अच्छा, यानी कि यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि सारे जो 20 होते हैं, तो यहाँ पे 20 में से हमने कितने देखे? खाली 3। कितने देखे? 3। जिसमें आपको ध्यान रखना है ग्लाइसिन, दूसरा कौन ध्यान रखना है? एलिनिन, और तीसरा सीरीन। ठीक है। 3 का वो भी याद रखना है, H है तो ग्लाइसिन होगा, इसके बाद दूसरा कौन सा? CH3 है तो क्या होगा? एलिनिन, और CH2OH है तो क्या होगा? बस यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो आप लोग बड़े आराम से कर दोगे। ठीक है। ज्यादा चक्कर में क्यों पढ़ना, मैं आपको 20 के क्यों दिखाऊं जब आपको 3 इस काम चलता है तो। ठीक है। अगले आओ। इसके बाद कह रहा है केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमाइनो एसिड आर एसेंशियली ऑफ द अमाइनो कार्बोक्सिल एंड आर फंक्शनल ग्रुप बेस्ड ऑन नंबर ऑफ अमाइनो एसिड एंड कार्बोक्सिल ग्रुप देयर आर एसिडिक। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि कार्बोक्सिल ग्रुप और अमाइनो ग्रुप के बेस पे ये कैसे होते हैं? एसिडिक होते हैं, बेसिक होते हैं, कैसे होते हैं? न्यूट्रल होते हैं। अब आप लोगों को ध्यान रखना है कि एसिडिक अमाइनो एसिड कौन सा होता है, बेसिक कौन सा होता है, और न्यूट्रल कौन सा होता है। तो देखो बेटा कह रहा है एसिडिक, अब यहाँ टर्न करो, इसे क्या बोलते हैं? ग्लूटामिक एसिड। क्या है? और ग्लूटामिक एसिड क्या है? अमाइनो एसिड। कौन सा है? एसिडिक। इसे स्टार बनाओ यहाँ पे। दूसरा कह रहा है बेसिक, जिसका मतलब क्या है? लाइसिन। क्या है? और तीसरा कह रहा है न्यूट्रल, जिसमें कौन सा है बेटा? वेरीन। ये तीनों भी याद करने होंगे आपको।
एसिडिक कौन सा है, बेसिक कौन सा है, कल मैं सुनूंगा, ध्यान रखना, अभी मैं इसीलिए अंडरलाइन करवा रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद न्यूट्रल कौन सा होगा, एसिडिक कौन सा है बेटा, ग्लूटामिक एसिड, इसका मतलब बेसिक कौन सा है, लाइसिन, और न्यूट्रल कौन सा है, वेलिन। इसके बाद कह रहे हैं सिमिलरली देयर आर एरोमेटिक अमाइनो एसिड, एरोमेटिक मतलब इसमें रिंग होती है, कौन कौन से, टायरोसिन, फिनाइल एलेनिन और ट्रिप्टोफैन। बस आप लोग ये 6 अमाइनो एसिड याद कर दो बस नाम, कौन कौन से, एरोमेटिक अमाइनो एसिड का नाम याद कर लो, एसिडिक का कर लो, बेसिक का कर लो, न्यूट्रल का कर लो, नाम याद कर लो, और बकाया सब भूल जाओ, समझ गए। और आप लोगों को क्या याद रखना है, खाली एक याद रखना है आपको, तीनों के स्ट्रक्चर, सही है, कौन कौन से के, सीरीन का, ग्लाइसिन का और किसका बेटा, एलेनिन का, ठीक है। यहाँ तक किसी को डाउट है बताओ, क्लियर है। एक लगा होता है अमाइनो ग्रुप, एक लगा होता है कार्बोक्सिल ग्रुप, और एक बैलेंसिबल करने के लिए हाइड्रोजन, और एक जो फंक्शनल ग्रुप लगा होगा वही क्या होगा, अमाइनो एसिड, सही है। तो जो फंक्शनल ग्रुप लगा होगा वही उसका क्या होगा, अमाइनो एसिड। आपको 3 का स्ट्रक्चर ध्यान रखना है, और बकाया आपको बेटा ये वाले जो एसिडिक, न्यूट्रल, बेसिक और तुम्हारा हो गया एरोमेटिक, ये बस इतने नाम याद कर लेना, ठीक है। और ये क्या होते हैं, अमाइनो एसिड, क्लियर हुआ, ठीक है। इनका जो गेम है वो अभी अगले और चलेगा, मतलब कहाँ जेनेटिक्स में इनका बहुत नाम है बार बार, ठीक है। जब हम पढ़ेंगे क्या, ट्रांसलेशन, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कैसे mRNA क्या बनाता है, प्रोटीन, सही है। तो वहां पे भी हम लोग बार बार इनका नाम फिर से रिपीट करेंगे, सही है, चलो ठीक है। इसके बाद देखो बेटा क्या है, आप पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ऑफ अमाइनो एसिड इज द आयोनाइजेबल नेचर ऑफ NH2 एंड COH ग्रुप, हेंस इन सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट pH द स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड चेंज। यहाँ पे कह रहा है अगर हम डिफरेंट सॉल्यूशन में इनको डालें तो ये क्या करते हैं, अपनी क्या करते हैं, ये प्रॉपर्टी क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, सही है। अब यहाँ पे पता नहीं क्या लिखा हुआ है, यहाँ समझ लेना, ये केमिस्ट्री वाले सर से पूछ लेना, ठीक है, आगे आ जाओ, क्योंकि इससे मुझे कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। ये ऐसे ये होता क्या है, वैसे मुझे ये पता है ड्यूटेराइन का मतलब ये होता है जब पॉजिटिव और नेगेटिव आयन वाटर में क्या होते हैं, मिक्स हो जाते हैं, तो कुछ ऐसा होता है ड्यूटेराइन, क्या होता है बताओ। अरे आप तो केमिस्ट्री पढ़ते हो बेटा, केमिस्ट्री का पोर्शन है तो हाँ, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज चले जाते हैं, किस टाइप से क्या होता है, अरे क्या होता है, अच्छा चलो जो भी होता हो, फिलहाल में ये बताओ अमीनो एसिड के बारे में समझ गए, क्लियर हुआ, क्या क्या आपको याद करना है। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा, देखो मैंने आपको खाली इतना बताया अभी तक बेटा, मैंने कहा हम लोग पढ़ रहे थे अमीनो एसिड के बारे में, ठीक है। हमने 20 टाइप के अमीनो एसिड के नाम लिख लिए, क्यों लिख लिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 20 टाइप के अमीनो एसिड कौन कौन से होते हैं। मैंने ये भी बताया कि 20 टाइप के अमीनो एसिड टोटल आपकी करोड़ों प्रकार की प्रोटीन बनी होती है, सही है। ये अमीनो एसिड हमारे एसेंशियल भी होते हैं, नॉन एसेंशियल भी होते हैं, यानी कुछ ऐसे होते हैं जो हम डाइट से लेते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी में नेचुरल तरीके से बनते हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोग अगर दाल नहीं खाओगे, जैसे आपने एक महीना संकल्प बोल ले लिए, संकल्प में दाल नहीं खाऊंगा, मतलब प्रोटीन कुछ भी नहीं खाऊंगा, खाली क्या खाऊंगा, खिचड़ी खाली क्या खाऊंगा, अरे समझो, अरे चलो आप खाली क्या खा रहे हो और कुछ खा रहे हो, सही पॉलीसेकेंड खा रहे हो, या आप लोग फिलहाल प्रोटीन नहीं खा रहे हो 1 महीने तक, तो क्या आपके एंजाइम बनने बंद हो जाएंगे, क्योंकि मैं एक बात बोल चुका हूँ ना, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, सारे एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन से बने होते हैं। क्योंकि अब वो प्रोटीन हमारी बॉडी में कमी हो जाएगी जो हमें बाहर से चाहिए थी, यानी कि वो अमीनो एसिड हमें बाहर से चाहिए थे, अब वो डाइट में, इसीलिए तो कहते हैं कि डाइट में लगभग मैंने कई बार बोला ये बात आपसे कि आपको पूरे दिन में 1 बार दाल जरूर खानी चाहिए, करते हो ऐसा। अब कुछ बच्चे कह रहा हूँ हमारे एक ही दाल ही बनती, खाली से बनती, दूसरे को एक ही सब्जी बनेगी, दाल सुनना 5 सब्जी बनाओ बस साथ में दाल भी बनाओ, ऐसा बोल सकते हो क्या, घर वाले कहेंगे बेवकूफ हो गया है चलो ठीक है, तो ये तो सही नहीं है, इतना ज्यादा नहीं चल पाएगा, लेकिन हाँ लगभग मैं ये बोल रहा हूँ, तो और तुम क्या खाओगे बताओ बताओ तुम बताओ तो हाँ होता है, लेकिन इतना होना होता है, वो तो बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी बेटा दाल खानी चाहिए एक टाइम, सुनो फिर भी एक टाइम खानी चाहिए, ठीक है। ये मैं खाता हूँ, कौन, हाँ मैं एक टाइम खाता हूँ, मैं बेटा एक टाइम मैं नहीं खाता हूँ, देश बनाते हैं
एक टाइम बनाते हैं ये बात सही है, लेकिन एक टाइम होटल पे भी तो खाते हैं, और होटल खाते हैं तो तुम पता है होटल में 100% दाल मिलती है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ एक बार दाल खाते हैं, शाम को तो हम फिर से दाल बना लेते हैं और 7 दिन में 5 बार दाल ही बनाते हैं, क्योंकि सबसे आसान है कुकर में रखो उसके बाद सीटी मारो खा लेते मुझे इसका अंदाजा नहीं है, मेरा काम दूसरा है मेरा काम है वो क्या बोलते हैं ना, मुझे आता नहीं है खाना बनाना। चलो ये बहुत टेस्टी बनाते हैं, उनसे कहना कभी वो आएंगे तो उनसे पूछना, वो इतना टेस्टी बनाते हैं लगता है कि हाँ प्रॉपर एक फीमेल ने बनाया है समझ रहे सब कुछ करते एकदम निकाल तरीके से हैं। चलो ठीक है कोई बात नहीं बेटा, आप भी बनाते हो आप भी सीख जाओगे, सीख है ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं लिपिड्स के बारे में। दूसरा क्या है बेटा, आप लोग पहले बताओ अमाइनो एसिड के बारे में समझ गए। मैंने आपको लगभग जो नॉलेज थी वो दे दी, और जहां से मुझे लग रहा है क्वेश्चन आएगा बस आपको अंडरलाइन मैंने करवा दिया, वहां से क्वेश्चन आएगा, बकाया कहीं से क्वेश्चन नहीं आएगा। अब हम लोग आते हैं, चला जाओ लिपिड्स पे। किस पे आते हैं बेटा, यहाँ पे आप लोग कुछ समझो चीजों को, फिर आपको समझ में आएगा। ये देखो अगर मैं लिपिड्स की बात करूं तो आपको बताया लिपिड्स किससे बना होता है, फैटी एसिड। किससे बना होता है, यानी कि किससे, फैटी एसिड। तो आप लोग बताओ बेटा फैटी एसिड आपको बताया कितने टाइप के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं बताओ। आपके जो फैटी एसिड होते हैं कितने, 3 टाइप के, 2 टाइप के। कितने टाइप के होते हैं, कुछ होते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड और कुछ होते हैं अनसैचुरेटेड। आप लोग पहले ये समझो, देखो एक होते हैं बेटा टाइप के सैचुरेटेड और एक होते हैं अनसैचुरेटेड। देखो आपने देखा होगा कुछ चीजें ऐसी होती हैं जैसे घी होता है, क्या होता है घी, वो रूम टेम्परेचर में लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, सही है, या मैं नहीं रूम टेम्परेचर कहाँ आता है, गर्मी होती है तब आता है। और जो तेल होता है वो हमेशा कैसा रहता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है। कुछ ऐसे लिपिड होते हैं जो कैसे होते हैं, सॉलिड टाइप के हो जाते हैं। तो कौन से होते हैं वो समझते हैं। देखो सैचुरेटेड और बेटा अनसैचुरेटेड, यानी कि कुछ ऐसे फैटी एसिड होते हैं जो सैचुरेटेड होते हैं, कुछ कैसे होते हैं अनसैचुरेटेड। यानी कुछ लिपिड ऐसे होते हैं जो सैचुरेटेड से बने होते हैं, कुछ लिपिड कैसे होते हैं जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से बने होते हैं। अब आप लोग यहाँ पे समझो, देखो मैंने एक यहाँ पे आपके इसके बारे में लिखा तो नहीं है बहुत ज्यादा, सही, सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड, लेकिन मैं आपको समझा दे रहा हूँ फिर भी। देखो ऐसे ध्यान रखना आप लोग बेटा, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि इनके जो कार्बन और कार्बन की चेन होती है उनके बीच सिंगल बॉन्ड होता है। कैसा बॉन्ड होता है, सिंगल। और यहाँ पे कार्बन के बीच सिंगल तो होता है लेकिन साथ में डबल बॉन्ड भी होता है। कैसा होता है, यानी कि मैं बोल सकता हूँ कार्बन कार्बन के बीच सिंगल भी होगा, कार्बन कार्बन के बीच डबल भी होगा। ये बात समझ गए। दूसरा, ये जो चेन होती है इनकी वो स्ट्रेट होती है। कैसे होती है, स्ट्रेट का मतलब क्या होता है, बिल्कुल सीधी, और ये बीच में बेंड कर जाती है। बेंड का मतलब क्या है, मुड़ जाती है, ठीक है। तीसरा अगर हम बात करें तो हम देख सकते हैं बेटा यहाँ पे क्या है, सिंगल बॉन्ड क्या है। तीसरा ध्यान रखना है आपको कि ये सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे सॉलिड रहते हैं। कैसे रहते हैं, सॉलिड। यानी कि मैं लगता हूँ रूम टेम्परेचर कितना लेते हैं बेटा बताओ, रूम टेम्परेचर 25 लेते हैं ना। तो 25 पे आपने देखा होगा देसी घी होता है वो सॉलिड होता है। कैसा होता है, जब आपको पता है अभी वो वैसा हो गया होगा लिक्विड फॉर्म में, वैसे कैसा रहता है, सॉलिड रहता है ना। इसके बाद देखो ये कैसे रहते हैं रूम टेम्परेचर पे, लिक्विड। कैसे रहते हैं, लिक्विड रहते हैं, ठीक है। ये दूसरा अगर हम बात करें तो ये लगभग जो होते हैं वो होते हैं एनिमल फैट। कैसे होते हैं बेटा, और ये कैसे होते हैं, प्लांट फैट। अगर आपको इतनी बातें पता है तो इसका मतलब ये बात समझ गए आप लोग की सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड क्या डिफरेंस होता है। ऐसे भी ध्यान रखते हैं, साफ और सैचुरेटेड, साफ और सिंगल बॉन्ड, साफ और स्ट्रेट चेन, और साफ और रूम टेम्परेचर पे सॉलिड, ठीक है। सही है, ऐसे ध्यान रखना। तो बेटा आप लोग ऐसा करो, ये एक टेबल बना लो किताब के बराबर, ठीक है, क्योंकि आपके उधर बनी हुई नहीं है, उधर बहुत अजीब लिखा हुआ है, ठीक है। मैं समझा दूंगा कैसे लिखा हुआ है। ये समझ में आ रहा है क्या लिखा है, तो सही।
ये बायोमोलिक्यूल बेटा लिखते रहो, वरना आपको ये बाद में बहुत बेकार लगता है, पैरा इतने बड़े हैं पढ़ने में है देखने में, इसलिए शॉर्ट में ये लिखते रहो, जो बता रहा हूँ। और बकाया जो अंडर करवा रहा हूँ उसको जितने बंद कर दो बात करता हूँ। अपनी हेल्थ का हमको ध्यान रखो बेटा, अभी गर्मी बहुत चल रही है ना, ठंडा नहीं क्या कर रही है? हेल्थ का मतलब बॉडी से नहीं कर रहा हूँ, हेल्थ का मतलब कर रहा हूँ स्वस्थ रहने से। हर 3 दिन तो फीवर आ जाता है, वर्षा भी आ जाता है। बेटा लिख लिया सब लोगों ने लिख लिया? तो आप लोग ये बताओ, देखो ये समझ गया फैटी एसिड टाइप के बनता है, 2 टाइप के, एक बताया सैचुरेटेड और एक बताया अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब सॉलिड रहते हैं रूम टेम्परेचर पे, एनिमल फैट होती है बेसिकली, और कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड होता है? सिंगल बॉन्ड होता है, स्ट्रेट चेन होती है, ठीक है। और जो तुम्हारे अनसैचुरेटेड होते हैं उनका मतलब क्या होता है? जो रूम टेम्परेचर में लिक्विड फॉर्म में रहते हैं। इसके बाद कार्बन कार्बन के बीच क्या होता है? डबल बॉन्ड होते हैं, चेन बीच में बैंड कर जाती है। और अगर चाहो तो एक ही का भी एग्जांपल हम लोग देख लेंगे, ठीक है, किताब में कौन कौन सा लिखा हुआ है, क्लियर। अब देखो यहाँ बेटा, आप इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखो कह रहा है लिपिड्स आर जनरली कैसे होते हैं? वाटर इनसॉल्युबल। कैसे होते हैं? आप लोग कभी कोशिश मत करना कि पानी में तेल मिलाओ या घी मिलाओ, तो मिल नहीं पाएगा, सही है। ऐसे हमारे गांव में भी चोरी की थी देखा होगा कि जो गांव के लोग होते हैं वो कह देते हैं कि एक लड़का था, शैतान टाइप का, मतलब वैसे टाइप का था ना थोड़ा, तो उससे उसके ताई ने चाची ने बोले ऐसा करो, आज जो सरसों होती है उसको वो तेल निकलवा लाओ, वो होता नहीं मशीन जाते हैं वो करवा लाओ। अब वो गया, उसने 2 किलो सरसों मेरी थी, 2-3 किलो उसमें से। अब उसने सोचा कि बाद में मैं तेल में पानी मिला दूंगा, चल जाएगा, और उसने यही किया। क्योंकि गांव में जो होती है फीमेल, उनको सब पता होता है कि अगर हमने इतना 5% दिया है तो इतना तेल निकलेगा ही निकलेगा, उससे ना कम और ना ज्यादा, उसी के हिसाब से वो देती हैं वो बॉक्स डिब्बा कि वो भर जाएगा, वो भरा ही नहीं, तो उसने एक पानी मिला दिया। अब वो घर पे आया तो उन्हें पहले तो पता नहीं लगा, क्योंकि तेल ऊपर होता है, पानी कहाँ होता है? नीचे। जब वो तेल खत्म हो गया, बाद में उन्होंने देखा तो पानी निकला उसमें से, तो उन्होंने बुलाया, कहीं था तुमने क्या था? बोला मैंने कुछ नहीं किया है। तो कैसे हो जाएगा? तो उससे फिर बाद में पता लगा कि इसने उसमें से सरसों बेच दी थी। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए बेटा वाटर कैसा होता है। क्या हुआ था? बाद में बहुत बेइज्जती हुई, मान क्या, हाँ वो तो सब क्या करते हैं अभी। ये देखो कह रहा है लिपिड्स आर जनरली कैसे होते हैं बेटा? वाटर इनसॉल्युबल। कैसे होते हैं? अगले कह रहा है दे कुड बी सिंपल फैटी एसिड, यानी कि फैटी एसिड आपको पता है फैटी एसिड बने होते हैं। अब फैटी एसिड हैज अ कार्बोक्सिल ग्रुप एंड अटैच्ड टू R ग्रुप। द R ग्रुप कुड बी मिथाइल हो सकता है या फिर क्या हो सकता है? इथाइल। क्या होता है? इथाइल। अच्छा एक होता है मिथाइल, एक होता है इथाइल, इन दोनों डिफरेंस क्या होता है? अच्छा ये डिफरेंस होता है, वही तो वो तो नहीं, मेथ एक ग्रुप है, मेथ का मतलब एक का मतलब 2, ब्यूट का मतलब 3, ग्रुप का मतलब 4, इसके बाद पैंट सही नहीं, और इसके बाद पैंट का 5 है, ठीक। ये तो देखो कह रहा है और हायर नंबर ऑफ CH2 ग्रुप, और वो कितने हो सकते हैं बेटा? 1 कार्बन से 19 कार्बन, ये भी इसे हिस्सा मान लो यहाँ पे। कह रहा है फॉर एग्जांपल पाल्मिटिक एसिड, किसका दे रहा है ये? पाल्मिटिक एसिड है 16 कार्बन इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल कार्बन। और कह रहा है अगले दे रहा है अरेकिडोनिक एसिड है 20 कार्बन। कितने होते हैं?
और एटम इंक्लूड द कार्बोक्सिल कार्बन। तो आप लोग बेटा ये ध्यान रखना 16 कार्बन क्या है पाल्मिटिक एसिड और 20 कार्बन क्या है बेटा अरेकिडोनिक। इन दोनों को स्टार बनाओ। अगले कह रहा है फैटी एसिड कुड भी सैचुरेटेड हो सकते हैं जहां पे विदाउट डबल बॉन्ड होगा। ऑन साइड कौन से होते हैं जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। बस इन्हें इतना बताया है खाली, एक का पॉइंट और बताया है। देखो अगले कह रहा है अनदर सिंपल लिपिड इज ग्लिसरॉल व्हिच इज ट्राई हाइड्रोक्सीप्रोपेन। मेनी लिपिड्स हैव बोथ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। कुछ लिपिड ऐसे होते हैं जिनके पास ग्लिसरॉल और फैटी एसिड क्या होते हैं दोनों होते हैं। Here the fatty acids are found esterified with glycerols. They can be then monoglyceride, diglyceride and triglyceride. These are also called fat and oil based on melting point. Melting point का मतलब जानते हो क्या होता है? हैं? जिस पे वो मेल्ट हो जाए, सही है? अब आप लोग अच्छे बताओ, अगर एक है सैचुरेटेड फैटी एसिड और एक कौन सा है अनसैचुरेटेड, ये बताओ मेल्टिंग पॉइंट हाई किसका होगा लो किसका होगा? इसका क्या होगा हाई। क्यों? ये रूम टेम्परेचर कैसे रहते हैं सॉलिड। इससे भी पता लग रहा है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा हाई होगा और क्या होगा लो। इसके बाद कह रहा है ऑयल्स हैव लोअर मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। और ऑयल्स बेटा आपको बताया कैसी होती है प्लांट फैट कैसी होती है। तो आप लोग इससे हेल्प मिल लीजिए से सही है, ये सब लिखा है। कह रहा है ऑयल्स हैव लोअर मेल्टिंग पॉइंट। एग्जांपल क्या है इसका गैंगली ऑयल एंड द हेंस रिमेन एज ऑयल इन विंटर्स। आपको बताया विंटर्स में भी कैसे रहते हैं लिक्विड रहते हैं, कैसे रहते हैं हाँ। कैन यू आइडेंटिफाई अ फैट फ्रॉम द मार्केट? सम लिपिड्स हैव फास्फोरस एंड अ फास्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड इन देम। इसका एग्जांपल लिखा होगा लेसिथिन है, हाँ भाई है। दे आर फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन के कौन सा होता है बेटा लेसिथिन इज वन एग्जांपल। सम टिश्यू स्पेशली द नेचुरल टिश्यू हैव लिपिड्स विद मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। चलो इनको कल हम कल पढ़ेंगे, ठीक है, यानी कि लिपिड्स के बारे में फैटी एसिड के बारे में। कल को मैं ये फैटी एसिड द्वारा पढ़ा दूंगा आप लोगों को एक बार, और मैं कल कुछ एग्जांपल भी लिख के लाऊंगा सैचुरेट के और अनसैचुरेट के। और इसके बाद बेटा हम लोग हाँ तो बोल रहा है क्या शांत रहो। और इसके बाद मैंने आपको आज क्या पढ़ाया अमाइनो एसिड के बारे में बताया हमने देखा माइक्रो मॉलिक्यूल कौन से होते हैं और मैक्रो। आप लोग बेटा इतना पढ़ाया जा रहा है एक बार घर पे आकर पढ़ा जरूर करो, सही है। ऐसे नहीं कि ऐसी बैग उठाया इधर चले आए और इधर आके फिर क्या करना है बातें क्या कर रहे हो बात नहीं करते हो। चलो ठीक है, तो बेटा आप लोग पहले ये बताओ ये क्लियर हुआ आपको बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। तो हम लोग कल भी यही पढ़ेंगे और उसके बाद ये खत्म कर देंगे जब तक हमारा एक क्या होगा ह्यूमन फिजियोलॉजी स्टार्ट होगी। और ये ह्यूमन फिजियोलॉजी हम 3-4 दिन में स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद हम लोग वहां से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसमें डाइजेशन होगा रेस्पिरेशन होगा सब पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद चलो कल पढ़ते हैं, ठीक है।